बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने पढ़ना है मेरा दिल तेरी जागी, रिटन बाय इमल अब्दुल की 9th एपिसोड, जो होप्स हो कि आज की सेकंड लास्ट एपिसोड ये होगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बस मूड आज थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बिला वजह कोई वजह भी नहीं है, बस बच्चों ने शोर कर करके एक सारा दिन यूनिवर्सिटी में खज्जल हुए हैं। उसके बाद बच्चों ने शोर कर करके दिमाग ऐसा घुमाया पड़ा ना, तो जेन घूमा पड़ा मेरा। लेकिन चले कोई नहीं, नावल पढ़ते हैं तो शायद माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी दोस्त रीत शाह की तबीयत ख़राब है, उसके लिए दुआ करें अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो वापस आ जाए, जल्दी से अपने नावल की दुनिया में वापस आ जाए। तो उसको बहुत सारा अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। तो आए अब हम पढ़ते हैं मेरा दिल तेरी जागी, रिटन बाय इमल अब्दुल 9th एपिसोड। और इस नावल के तमाम जो कॉपीराइट्स हैं वो रिजर्व्ड है नॉवल ऑर्चर्ड के पास, इसलिए इसको अपने चैनल पे पोस्ट करने से गुरेज करें। आए पढ़ते हैं 9 एपिसोड। आज महबूब चाचू हवेली आए हैं, क्या तुम वाकिफ़ हो इस बात से? बलाज की हैरत भरी आवाज़ फ़ोन स्पीकर से उभरी। हाँ, इसने सर सीट की पुश्त से टकाकर सर्द सांस खींची। व्हाट? हाँ, तुम्हें मालूम था ना, तो तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? तुम जानते हो घर में किस कदर टेंशन ज़्यादा माहौल है, इसके बावजूद भी तुमने इतनी ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट करवाने की क्या ज़रूरत थी? बलाज भड़क कर बोला। सबका जहन बटाने के लिए मैंने चाचू को वहाँ भेजा, अब सब चाचू की फ़िक्र करेंगे। गुजरे वाक़े को भूल लाने की कोशिश करते हुए इसने पुरसकून अंदाज में कहा। आहो दो जनियां मर गई तो मारियां इन्हों कितने भुलिया जाता। लेकिन इससे तो सब और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और आगा चांद को फलक का महबूब चाचू की बेटी होने की हकीकत का पता चल गई तो वो अब भी खौफज़दा था। ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, इसने पेपर वेट को घुमाते हुए कहा। बलाज के हिसाब से भी बोझ सा उतरता महसूस हुआ। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें जो काम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा? वहाज ने पूछा। हाँ वही कर रहा हूँ, जैसे मुकम्मल होगा मैं कराची के लिए निकलता हूँ, इसने लेबॉर्ट्री रूम में मुख्तलिफ मशीनों के गिर्द खड़े कहा। ऐसे मत आना, गार्ड्स के साथ आना, मैं तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकता अब। कहते हुए इसका लहजा कदरे गंभीर हो गया। बलाज ने समझते हुए सर हिलाया। आहो दो मार दित्तियां हुण तीजे ते फिर रात को मिलते हैं। हाँ इंशाल्लाह, रात को सारे हिसाब बेबाक होते हैं। लब भेज कर कहते हुए बलाज को मुस्कुराने पर मजबूर करता कॉल काट गया। इसने भी मोबाइल साइड पर रखते हुए अपने काम पर तवज्जो दी। हा 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 हा। इस वहशतनाक कहके ने इस खामोश और ख़तरनाक तरीन माहौल में क़यामत सी बर्पा कर दी थी। सहमी सहमी सी सिसकियाँ फिर से चारों तरफ गूंजने लगी। ये सिर्फ सिसकियाँ ही नहीं, मासूम और मजलूम बच्चियों की आहें भी थी जो सीधा अर्श को चीरती हुई रब के हजूर पहुँच रही थी। और बेशक वो रब्बे करीम तो सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। इनके इंसाफ का वक्त भी करीब ही था। इस वक्त अपने तहखाने में मौजूद थी। ये तहखाना इस कदर वसी था कि यहाँ बेक वक्त हज़ारों लोगों के रहाइश की जगह बनाई जा सकती थी। लेकिन फ़िलहाल ये तहखाना किसी जेल का सब मंजर पेश कर रहा था। कतार दर कतार जेल सेल्स बनाई गई थी जिनमें तकरीबन 100 से ज़ायद मुख्तलिफ उम्र की ख़वातीन को बंद किया गया था। और क्यों बंद किया गया था, इस सवाल से भी जल्दी पर्दा उठने वाला था। सही पहचाना मेरी बुलबुल, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, हा 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 हा। बल्कि मैं तो वो हूँ जिसकी असलियत जानकर तुम्हारी रूहें तक कांप जाएंगी, पूरी इसरार अंदाज में कहा गया। मैं तुम्हारी फुफ्फो नहीं हूँ, तुम्हारी बर्बादी हूँ, बर्बादी, हा 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 हा। तुम्हें क्या लगा अचानक से तुमसे इतनी मोहब्बत कैसे जागी मेरे दिल में? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, और सियाल ख़ानदान के गंदे खून से तो बिल्कुल नहीं। और ये महबूब की बेटी मेरी अज़ली दुश्मन। इसने सब कुछ जानते बूझते भी मुझ पर एतबार कर लिया। सलाम है तुम्हारी अक्ल को बीबी। हाँ हाँ, दो बेवकूफ़ा जिंदा बच गई हैं, ऐसे ना जंग खत्म ही हो जाती। ऐसा फलक थे वाकई फलक दी कल सलाम है, बल्कि सलाम नहीं जुतियाँ आंदे ऐसे थे। मुझे लगा तुम दोनों को जाल में फांसना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम दोनों तो बहुत बेवकूफ़ निकली। जैसे मैं कहती कि तुम दोनों करती, और देखो आज सियाल ख़ानदान गम मना रहा है, तड़प रहा है, और मेरे ज़ख्मी दिल को सुकून मिल रहा है। तुम नहीं जानती मेरे दिल पर कितनी ठंडी ठंडक की फुहार बरसी है जब सियाल ख़ानदान ने अश्क बहाते हुए 2 लाशों को कब्र में उतारा। हा 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 हा। कहके पर कहके लगाती वो नीम पागल मालूम हो रही थी, जबकि सामने मौजूद नफूस के जिस्मों से जैसे रही सही जान भी रुखसत होने लगी। जंजीरों में जकड़े 2 निढाल से वजूद बहुत अबतर हालत में थे। लगता था जैसे बहुत मारा गया उन्हें, बहुत चंगाया। इन्हें छितर परेड होनी बनती सी। आगा जान नानो कौन? अनाया ने तड़प कर जंजीरों से हाथ आज़ाद करवाने के लिए मचलना शुरू किया ही था कि पीछे से पड़े हंटर ने इसकी खतरनाक चीख बुलंद करा दी। फलक तो सकते किसी हालत में थी, वो बिल्कुल खामोश थी, जैसे गहरा जमून तारी हो गया हो इस पर।
फिक्र मत करो, बुराई इतनी जल्दी नहीं जाती, बल्कि वो लोग तो तुम दोनों को मुर्दा करार देकर दफना भी चुके हैं। इस पर कह के में साथ देने वाले इनके गार्ड्स और आदमी भी थे। अनाया और फलक गूंग सी रह गई, यानी इनका नामो निशान ही दुनिया से ख़त्म हो गया। तो इनके तो जनाजे भी पढ़वा दिए गए थे। अब इनकी खबरगिरी को कौन आएगा? सब तो इस बात पर यकीन कर चुके होंगे वो मर गई हैं, लेकिन वो जो पल पल मर रही थी इन्हें कौन बचाएगा? तुझे मरो, तुझे कुत्ते की मौत मरो। ये आपने अच्छा नहीं किया। हमने क्या बिगाड़ा था आपका? अनायत तड़प कर बोली। गुस्से से बुरा हाल था कि सामने मौजूद अपनी पप्पो का खुद अपने हाथों से कत्ल कर दे। पहले अपना तो कत्ल करो, आप खुदकुशियाँ करो, तुझे दोनों जनियाँ लाई लग गोर। तो ये भी अच्छा सवाल है। मैं बताती हूँ क्या बिगाड़ा था तुम सब ने मेरा। तुम सब ने मुझे इस हाल तक पहुँचाया। मुझे दर्द दर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाले तुम लोग हो। मुझे एक नशेई मर्द से ब्याह गया जो एक दिन नशे की हालत में मर गया। तो मुझे पता चला कि जिसे मेरे घर वालों ने महबूब से बेहतर करार देकर मेरा निकाह इससे करवाया था, वो तो एक जवारी मुंशियात फ़रोख्त और स्मगलर है। तुम बताओ, मेरा दिल नहीं टूट गया होगा? महबूब ने मुझे छोड़कर एक गैर औरत को तरजीह दी। ये दुख क्या कम था कि मुझे गुमराह करके मेरी शादी कर दी गई? चलो, तो महबूब के पीछे ख़त्म हो जाना। बस तब से मैंने अपने मरहूम शौहर का काम संभाल लिया और इस दुनिया में बहुत पैसा नाम और शोहरत कमाई। अभी मुझे मज़ीद तरक्की की बुलंदियों को छूना था कि एकदम से वह हाथ से मेरी राह में रोड़े अटकाने आ गया। मेरा सारा काम ठप करवा दिया इसने। बस फिर क्या था, मेरे बतले की आँख में एक चिंगारी ही काफ़ी थी और मैंने जो वह हाथ समेत पूरे ख़ानदान को जलाकर राख करने का मंसूबा बनाया था वो पाए तकमील तक पहुँच जाया। लेकिन अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी। पूरे शहर में शोर मचा था कि बलात से वलायत से बहू लाया। मैं भी इससे मिलने चली गई और आगे का काम आसान होता गया इस बेवकूफ़ की बेवकूफ़ियों से। हा 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 हा। चित्तर खाने वाली औरत। अगर कहा जाए कि तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदारी ये खुद है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से तुम आज मेरी कैद में हो। इसकी शक्ल देखते ही मुझे शक गुजरा कि हूबहू ये हो ना हो महबूब की बेटी होगी। और पूछने पर इसने तस्दीक भी कर दी। और फिर मैंने अपनी पहली चाल चली, इसे बदगुमान कर दिया और ये इतने चाहने वाले शौहर को धुतकारने लगी। मैंने इसे पूरी हवेली के ख़िलाफ़ कर दिया और ये होती गई गर्ज के जैसा मैंने कहा इसने किया। फिर मैंने अपनी दूसरी चाल चली जिसमें तुम मेरा शिकार थी। तुमने थोड़ा तंग किया लेकिन मैं कामयाब हो गई। आज मेरे पास अपने तमाम सबूतों की फ़ाइल भी है जो कि हाथ से आने अपना खून पसीना बहाकर जमा किए थे। तुम्हें पता है इसे ये सब करते हुए 3 बार गोलियां भी लगी और एक बार तो मैंने अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेला था, लेकिन ढीठ था, बच गया। पर अब नहीं बच सकेगा, इसकी मोहब्बत जो मेरे पास है। और एक आखिरी बात, हवेली वालों को तुम दोनों से कोई लालच नहीं है, क्योंकि फैज़ सियाल ने अपनी हयाती में अपनी वसीयत तैयार करवा ली है जिसमें तीनों बेटों को बराबर हक दिया गया और सादिया के लिए इन्होंने 1/4 हिस्सा रखा था और जो अब हवेली समेत अनाया गया। इस बात से सब वाकिफ़ है, बल्कि महबूब भी। तभी तो वो इतना पुरसकून है। जैसे जैसे वो बताती कि इन दोनों के सरों पर आसमान टूटते गए। इस कदर होगा वो दोनों हैरत का बुत बनी हुई थी। अपनी एक एक गलती, एक एक खता याद आती गई और दिल दर्द से भरता चला गया। दिमाग सनसनाने लगा, वो खुद अपनी ही दुश्मन हो गई थी। इस कदर अंधी हो गई कि अपने सगे रिश्तों को छोड़कर एक फ़रेब के पीछे भागने लगी। हूँ चौंक दे पुट्ठा टांग के पहले इन्होंने 76 बजे ना सही पिछले हंटर बज रहे। मैंने बहुत खुशी हो रही। आंखों के सामने सारे मोहब्बत भरे पल गुजरने लगे। हवेली से मिला प्यार, मोहब्बतें, अपने शौहर की आगोश में बीते पल। क्या क्या नहीं था जिसका वो दुख मनाती। अब तो सारी उम्र पड़ी थी इस गम को झेलने के लिए। आज इन्होंने दोनों जने ने एडी आसानी ना माफ़ कर देते ना बलाज ते बहाज ने, तो इन्होंने छितर मैं फेरने। आज के लिए मजीद ये सज़ा है, कल से तुम दोनों भी काम पर लगोगे तो जहन बना लो। इनके कहने पर वो दोनों चौंकी। ऐसा क्या देख रही हो? काम से मतलब ये जो खूबसूरत चेहरा और जिस्म है, इससे मेरे दोस्त अहबाब को खुश करोगी। और तुम्हारे नाम नेहाद शौहर ने बहुत से लोगों का कारोबार ठप किए, बहुत पुलिस वालों को नौकरी से फारिग करवाया, जिसका हिसाब लेने के लिए इन्होंने तुम्हें चुना है। एक रात के लाखों मिलेंगे। आखिर शौहर की सज़ा तुम्हें ही मिलनी है। हा 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 हा। कहकर लगाते हुए इस जेलनुमा कमरे से बाहर निकलती चली गई। पीछे इनके आदमी भी इन दोनों को हवस भरी नज़रों से घूरते बाहर निकल गए। इनके वजूद पर पहले इतने ज़ख्म थे कि वो गिनती ख़त्म हो जाती, जबकि मज़ीद सज़ा वो सुनाकर चली गई थी। इनका दिल किया कि मर जाए, खुदकुशी कर लो। अन्नाया, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे माफ़। तेनों हाथ नहीं, तेरे ना एक दिमाग च फैर मार जाना चाहिए। इधरों वड़े तो उधरों निकल जाए। फलक प्लीज़ ऐसे मत कहें। आज इस सब में मैं भी बराबर की शरीक हूँ। हम दोनों से ही गुनाह हुआ है। फलक ने बहुत मुश्किल से जंजीरों में कैद हाथों को मिलाया जब अनाया ने इन दोनों को थाम लिया, इन हाथों को थाम लिया। हम कितने गलत थे ना। हमने इनकी बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर लिया और अब ये हमें। अनाया कहते कहते फूट फूट कर रो दी। फलक की भी हिचकियाँ बन गई थी। तन तो कुत्तियाँ दे अगे पा जाना चाहिए।
अनाया को कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे मैं ख़ुद को ख़त्म कर सकूं। मैं मज़ीद नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। जब सब हम पर फातिहा पड़ चुके तो इस दुनिया में सांसें लेने का मतलब। फलक ने आसपास नीम अंधेरे में नज़र दौड़ाते हुए कहा, गला सूख कर कांटा हो रहा था। खाना भी कल रात ही दिया गया था, इसके बाद से वो दोनों भूखी थी। आप सही कह रही हैं, हमें मर ही जाना चाहिए। जिस तरह की आगे ज़िंदगी होने वाली है, इससे तो बेहतर है कि अभी मौत आ जाए। इसने हिचकियाँ भरते हुए कहा। फलक ने ढाल सी दीवार से कमर टिका कर बैठ गई और गहरे गहरे सांस भरने लगी। मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। हाँफते हुए कहकर वो सांस लेने को चुप हुई। अनायत तड़प की इसकी हालत नहायत कहर हो रही थी। ऐसे मत कहें प्लीज़। इसके हाथ मसले आसपास पानी के लिए नज़र दौड़ाई तो सामने मौजूद सेल से एक लड़की पानी की बोतल बढ़ाती नजर आई। अनायत खिसक कर जेलनुमा सलाखों के करीब आई और जैसे ही इसने बोतल हाथ बाहर निकाल कर इसकी जानी पढ़ाई, अनाया ने हाथ बाहर निकाल कर थामी और वैसे खिसकते हुए वापस फलक के पास आ गई और बोतल खोलकर फलक के मुंह से लगाई, जिससे इसने 2 घूंट पड़े बोलना शुरू किया। मैंने अपनी नाराज़गी में बलात से इस बात का जिक्र नहीं किया, हालांकि इनका हक था कि वो इस बात से वाकिफ़ हो, जानते बूझते कि ये बात इनके लिए कितनी मानी रखती थी। मैंने इन्हें भनक भी नहीं पड़ने दी। क्या बात है फलक? अनाया ने इसके सर पड़ते हाथों अपनी मुट्ठियों में दबाए। इसकी हालत तशवीशनाक होती जा रही थी। अनाया के भी हाथ पैर फूलने लगे। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहते हुए वो तड़प तड़प कर रोती। जिस बात को वो छुपा कर रखती आई थी कि बलाज को कोई खुशी नहीं देगी, आज ये राज फाश करते हुए दिल खून के आंसू रोया था। पेट में उठते दर्द को दबाते हुए काफ़ी देर गुजर गई। इसे यकीन हो चला कि इसके बदन में पलती नन्ही जान, अब जिसे वो 3 माह से छुपाए हुए थी, अब मज़ीद सांस नहीं ले पाएगी। तो इसने अनाया के सामने इतराफ़ कर लिया। वो नहीं चाहती थी इस राज को अपने साथ ही लेकर चली जाए। लाख दिल्लानत, लाख दिल्लानत, लानत बेशुमार फलक दे रहे थे। अनाया गुंग से इसका चेहरा देखेगी। इतनी खुशी की खबर जिस वक़्त पर इसे मिली थी, इसे समझ ना आया कैसे रिएक्ट करे। अनाया, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे दिल में भी बदगुमानी का बीज बो दिया। मुझे माफ़ कर दो। किसी और से तो माफ़ी मांग नहीं सकती, तुम मुझे। फलक प्लीज़ ऐसे मत कहें, आपको कुछ नहीं होगा और ना ही इसे। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, जिसने हमें इस मुश्किल में डाला वही निकालेगा भी। आप नहीं। अनाया, मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। वो इसकी बात काट कर बेतरा रो दी। अनाया का दिल भी फट रहा था इन्हें रोते हुए अपनी गलतियों पर पशेमान होते। न जाने कितना वक्त गुजरा कि कोई कमरे में आया। वो दोनों डर कर एक दूसरे में सिमट गई। लेकिन जब खाने की खुशबू कमरे में फैली तो सामने मौजूद डिश पर नजर गई। 2 रोटी, थोड़ा सा सालन देख दोनों की भूख चमकी। लेकिन अनाया ने खाना फलक के सामने रखा और अपने हाथ से खिलाने लगी। बस अब तुम खा लो। एक से ज़्यादा रोटी खाकर जब फलक की आंखें कुछ खुली तो प्लेट में मौजूद थोड़े से सालन को देख वो शर्मिंदा सी हो गई। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप खाएं। इसने पेट में दौड़ते चूहों को दबाते हुए कहा। आंखों के आंसू बाढ़ तोड़कर बह निकले। बेबसी थी। इसे वो दिन याद है जब वो नाशुक्री करती थी, कई कई घंटों के लिए भूख हड़ताल कर देती थी। इसने तौबा की। दिल तो मेरा भी नहीं करा, लेकिन पेट की भूख तो मिटानी है ना। मैं तुम्हारा हिस्सा भी खा चुकी हूँ और तुम। अच्छा, खा लेती हूँ। इसने इसे शर्मिंदगी से निकालते हुए छोटे छोटे नवाले बनाते अपने मुंह में रखे। मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। कैसे हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी अंजाम दे दी कि अब तही दामा रह गए। सब तो हम पर फातिहा पड़ चुके हैं, कोई हमें तलाश करने की कोशिश भी नहीं करेगा। फलक को फिर से ये दुख सताने लगा। पेट फटते हुए कुछ बोलने के काबिल हुई थी। मेरा दिल भी ये सोच सोच कर फटा जा रहा था। हमीना बेगम इतनी संगदिल कैसे हो सकती है कि जीते जागते इंसानों पर फातिहा। इससे ज़्यादा न कह सकी, दोनों गम और रंजीदगी की अमली तस्वीर बनी दिखाई दे रही थी। इन्होंने न सिर्फ अपना बदला लेने के लिए हमें इस्तेमाल किया। उफ़ अल्लाह, कैसे हम इतने गुमराह हो गए। इनके दिलों में रह रहकर उबाल उठ रहे थे। इन एक दूसरे से अपना कम गलत करते हुए न जाने कितना वक्त गुजरा जब एक बार फिर दरवाज़ा खुला। वो दोनों मुतमिन सी बैठी थी कि कोई बर्तन लेने आया होगा, लेकिन अंदर दाखिल हुए शख्स को देख वो दोनों चौंक कर सीधी हुई। वाह, क्या खूबसूरत चेहरे हैं, दिलकश दिलनशी अप्सरा। मज़े हो गए मेरे तो। सैफ ललचाई नज़रों से दोनों को देखता खबासत भरी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बोला। वो दोनों डर कर दीवार में सिमट गई। हा हा हा, डार्लिंग, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं तुम्हारी आज़ादी का परवाना बनकर आया। वो कहकर लगाकर इनके करीब बैठा। वो दोनों मजीद सिमटी तो वो बोला और अनाया का हाथ थाम ली, जिससे इसकी चीख इस खामोश माहौल में गूंज गई। आसपास के कमरों में हलचल सी मच गई। शायद सब ने छुपने की कोशिश की थी। इस तरह की चीखें वो सुनने की आदी होने के बावजूद सब लरस जाती थी। आह, छोड़ो मुझे। अनायत तड़प कर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अरे अरे जाने मन, ऐसे चीखो मत, सब क्या समझेंगे। वो लोफराना अंदाज में कहते आंख दबाकर बोला और इसके हाथ जंजीर से आज़ाद किए। फलक भी सहमी हुई थी। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ दो। अनाया मुसलसल हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रही। कुछ देर पहले वो सोच रही थी कि काश ये जंजीरें खोल पाती, लेकिन जंजीरें खुलने पर जो इम्तिहान इसका मुंतज़िर था वो सोच कर ही काम किया और अपनी सोच पर अफसोस किया। ज़िंदगी तंग से तंग पड़ती जा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
छोड़ने के लिए इतना सब नहीं किया ना डार्लिंग, इतना इंतज़ार करवाया, अब तो मत तंग करो, आ जाओ शाबाश मेरे पास। हाथों के बाद पाँव को आज़ाद करते इसने से अपनी सिम खींचा। अनाया के समेत अब फलक की भी चीखें बुलंद हुई। छोड़ो इसे, छोड़ो प्लीज़ प्लीज़, हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। वो इसलिए बाहर की जानिब बढ़ रहा था जब फलक गिड़गिड़ाती इसके पाँव पड़ गई। अनाया भी मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन इस तवाना मर्द के सामने वो दोनों बेबस थी। अरे बेबी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी बारी भी आएगी, बल्कि तुम कहती हो तो आज ही। वो बातें धुरी छोड़कर आंख दबाते सीटी बजाने लगा। इसके गलीज़ अल्फाज पर वो दोनों शर्म और गुस्से से सुरख पड़ गई। देखो खुदारा, हम पर रहम करो, हमें जाने दो। आप लोग जो कहोगे, जितने पैसे कहोगे हम देने को तैयार है, बस हमें जाने दो। फलक हाथ जोड़कर दोबारा मिन्नत करते हुए बोली, हा 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 हा, कैसी बातें करी हो यार, कहाँ जाओगे तुम दोनों? सब तुम्हें मुर्दा समझकर दफना भी चुके हैं। अब अगर वापस जाओगे तो सब डर जाएंगे, समझेंगे कि तुम्हारी रूहें आ गई हैं। क्यों हवेली के बुड्ढों को ऊपर पहुँचाना चाहती हो? इसकी बात मजाक में उड़ा गया। तुम कुछ नहीं बोलोगी स्वीट हार्ट, या सिर्फ मज़ाहमत ही करोगी? अनाया की हरकत करते हाथों को झटके से दूसरे हाथ में कैद करके इसे अपने करीब करते बोला, और इसके चेहरे पर उंगली फेरी। अनाया नफरत से मुंह फेर गई। जानती हो, तुम मेरी कज़न हो, मेरी बीवी बनना था तुमने, लेकिन वो एसपी वहाद साला तुम्हें ले उड़ा। पर देखो, मैंने भी हार नहीं मानी, बहुत मेहनत की है तुम्हें पाने के लिए। याद है सुहेल, तुम्हारी यूनिवर्सिटी फेलो, इसे मैंने भेजा था तुम्हें अपने करीब लाने के लिए, लेकिन इस कमीने एसपी को इस पर शक हो गया, वो प्लान फेल। फिर भी मैं पीछे नहीं हटा और तुम्हें अपना बनाकर ही दम लिया। वो जैसे जैसे बोलता गया, अनाया के दिल को मजीद तकलीफ से घेरता गया। वह जब इस पर गुस्सा करता था, इसका जूनी जाना बंद किया तो इसे बहुत गुस्सा आया। बहुत बदगुमान भी हुई थी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद हर बात पर इसे अपनी गलती नजर आ रही थी। लेकिन अफसोस, अब सिर्फ पछताने का वक्त था, मदावे का नहीं। मुझे नहीं पता कि इस दिन तक मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन इतना यकीन ज़रूर है कि जब कभी भी वह आज को सबका पता चला, तुम दोनों माँ बेटे की बोटी बोटी करके अपने पालतू कुत्तों को खिला देंगे। ना इस तेज़ लहजे में जबड़े भेजकर इसने इससे वार्न किया। सुर्ख आंखों से इसे देखा, जैसे आंखों में खून उतरा हुआ हो। हा हा हा, ऐसा कैसे होगा? जिन गैर कानूनी कामों के सबूत इसके पास थे, वो तो तुम चोरी करके ले आई हो। वो बेचारा तो इसी सदमे से नहीं निकल पाएगा, और इसके तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि तुम दोनों का वजूद इस दुनिया में बाकी भी हो सकता है। तो इस बात से तुम बेफिक्र ही रहो। इसने इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अनाया की आंखें फिर से बहने लगी। यही तो सबसे बड़ी गलती की थी इसने, जिसके लिए वो जितना पशेमान होती कम था। मैं केड़ी गलती तेन गाला कड्डा दोनों जड़ियों। अब चले एक खूबसूरत रात का आगाज़ करने। खबासत से कहते हुए इसे खींचते बाहर निकल गया। अनाया का एहतजाज और मज़ाहमत फलक की चीखों पुकार कुछ काम न आया, और इसे खींचता बाहर लेकर निकलता चला गया। जहाँ फलक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रो रही थी, वहीं आसपास के सेल्स में मौजूद ख़वातीन कान लपेट कर कोनों खुदरों में छुप गई थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा चेक करो, वो गरज कर बोली। मैडम, मैंने चेक किया, ये हमारी केस फाइल नहीं है, वो आदमी गड़बड़ा कर बोला, और फाइल इनके सामने की, जिसे चेक करने के बाद मज़ीद आग बगोला होगी। इतना बड़ा धोखा, वो भी तहमीना सुल्ताना के साथ? नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। वह चिंगारती भी आपे से बाहर लग रही थी, जबकि वो आदमी मजीद कह रहा था, यही वजह कि आज हमारे केस की ना सिर्फ हेयरिंग हुई है, बल्कि वह सारे सबूत पेश करने के बाद हम सबकी सजाएं भी मुकर्रर करवा चुका है। यानी हम इसी जम में रह के फाइल गुम होने पर वह आज खामोश बैठ जाएगा, लेकिन वो तो बीवी की मौत के गम को भी पसे पुश डालकर कानूनी कार्रवाइयाँ निपटाता फिर रहा है। वो बेयकीनी से बोली, जी हाँ, और हमने पेशी पर गैर हाजिर होकर इनके केस को मजीद तकवीत दे दी है, और अब हमारी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इसने मजीद कहा। वो अपने इश्तियाल को दबाती वहाँ से निकली और तहखाने में पहुंची, लेकिन वहाँ अनाया को ना पाकर इनके गुस्से का कराफ मजीद बढ़ा था। इस सैफ में भी ना सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं, बुलाओ इसे यहाँ। वो धाड़ कर हुक्म देती बोली। कुछ ही देर में सैफ रोती भी लगती अनाया समेत वहाँ मौजूद था। क्या है मॉम, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। वो ख़राब मूड के साथ वहाँ हाजिर हुआ। चिटाख! ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने से वहाँ सब नफूस पर सांप सूंघ गया, जबकि अनाया लहरा कर ज़मीन बूस हुई। क्यों गाली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गद्दारी करने की? वो झूठी फाइल मुझे क्यों दी थी? बता, असली फाइल कहाँ है? बोल। गाली। पैर दर पैर पड़ने वाले थप्पड़ों से अनाया का दिमाग सनसना उठा था, जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। पहले सैफ से तमाम तर जोर आजमाई के बाद अपनी इज्जत बचाने और इनके बुलावे पर जान खलासी तो हुई। इसने शुक्र अदा किया, लेकिन यहाँ एक नया इम्तिहान इसका मुंतज़िर खड़ा था। क्या मॉम, क्या हुआ? आप इसे ऐसे क्यों मार रही हैं इसे? सैफ ने नशे से चूर खुलती बंद होती आंखों को पूरा खोलने की कोशिश करते पूछा। इसने गलत फाइल दी है हमें। वो कमीना, इसका शौहर, हमारे खिलाफ सारे सबूत पेश कर चुका है, और पुलिस पागल कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघती फिर रही है। वो गुस्से से धाड़ती हुई बोली। एक मजीद थप्पड़ अनाया के गाल पर रसीद किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अनाया ने सूजे गाल पर हाथ रखते कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, जिसे सुनते वो मजीद मुश्तिल होकर इसकी सिमट पड़ी कि सैफ बीच में आ गया। मॉम, ये क्या करिए आप? अभी हमारे पास वक्त नहीं है, पुलिस कभी भी यहाँ पहुँचती होगी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करें। वो
परेशान कुन तासुरात से कहता है इन्हें लेके आगे बढ़ा के तहमीना सुल्ताना एक भी कदम उठाने से इनकारी भी, जबकि इनके तमाम कारिंदे भी इस बात पर मुत्तफिक थे। सबसे पहले इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ और डीआईजी सिंध सलमान बट के फार्म हाउस मुंतकिल करो और पैगाम भेजो कि जैसा मर्जी इनके साथ सलूक करने की इजाज़त तहमीना सुल्ताना ने इन्हें खुद दी है, चाहे तो खाल भी उधेड़ सकते हैं। इनके संगीन हुक्म पर अनायत समेत सलाखों के पार गिड़गिड़ाती फलक के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मॉम, इन पर पहला हक मेरा। चुप, बिल्कुल चुप, जैसा कहा है वैसा करो। सैफ अपने सुन गाल को थामे खड़ा रह गया। इनके भारी मर्दाना ताकत रखते हुए हाथ के थप्पड़ ने इसके हिसाब से झुंझुना उठ दिए थे, जबकि वह हुक्म सुनाकर इन दोनों को घूर रही थी, जो रोते हुए मुसलसल इन्हें आज़ाद कर देने की इल्तिजा कर रही थी। पर इन्हें रहम का बाना था। इनके चीखने चिल्लाने के बावजूद भी इन्हीं की तरह के दरिंदे के पास पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी। अनार फलक की ज़ुबान पर अल्लाह का विर्द जारी था। वो मुसलसल दुआ गो थी कि वह आज यहाँ तक पहुँचे, ताकि कुछ भी करके वो इन्हें लेख ले, ताकि इसे कम से कम पता तो हो कि वो जिंदा है। हाले भी देखो जिंदा स्यापा करके आई है ना, उनके को हाले भी उम्मीद ही इन्होंने तवक्का है। पूरे घर को अपने कब्जे में ले लो, चारों तरफ फैल जो, कोई भी यहाँ से जिंदा भागने ना पाए। इस पोश इलाके में बने बंगले के बाहर खड़े इसने अपने साथी एहलकारों को हुक्म दिया और अपनी गन बेल्ट से निकाल कर लोड करते दबे कदमों आगे बढ़ा। इसने जानबूझकर पीछे का रास्ता इख्तियार किया था। जानता था ऐसे लोग सीधे तरीके से हाथ नहीं आते। अगरचे इसके पास मुकम्मल इख्तियारात थे और कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे, लेकिन फिर भी वो इन्हें फरार का मौका नहीं देना चाहता था। पिछले दरवाजे से इंटर होते ही दो राहदारियां थी, एक दाएं जानिब और दूसरी बाएं। इसने दाएं जानिब जाने को तरजीह दी क्योंकि इस घर के मैप के मुताबिक बाएं जानिब का रास्ता तय खाने की जानिब ज़्यादा था। वो सारा होमवर्क करके आया था और इस बार तहमीना सुल्ताना और इसके गलीस कामों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़म भी सर पर सवार था। इस केस के लिए इसने 2 साल मेहनत की थी और मेहनत भी इस कदर सख्त कि कई बार खून की बाजी भी खेल चुका था, लेकिन पीछे नहीं हटा। इस बार भी वो हवेली में सबके रोकने के बावजूद इस केस की सुनवाई के लिए आ पहुंचा था, क्योंकि इस बार वो किसी सूरत इस केस को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहता था। चेहरे पर दुनिया जहाँ की संजीदगी और गुस्सा लिए वो एक एक कमरे में चेकिंग करता, इस जिस्म फरोशी के अड्डे में होते गंदे और नाकाबिले माफ़ी गुनाहों को ख़त्म करता, गफलत में डूबे हवस पूरी करते मर्द और ख़वातीन को समझने का मौका दिए बगैर फायर करके हलाक करता जा रहा था। इसके साथ ही राह में हाइल होते हर शख्स का अंजाम भी इसकी गन से निकली गोलियां ही थी। इस पर जैसे आज खून सवार हो गया था। चंद ही मिनटों में पूरा तहमीना विला गोलियों की घनगर्ज से गूंज उठा था। दोनों तरफ से भारी जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही थी, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन का नुकसान हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह आज की टीम के हौसले बुलंद थे। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए ऑफिसर्स अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी न कतरा रहे थे। महज बुराई के खात्मे और इस सरजमीन को पाक बनाने के लिए कोशिश थी, जिसमें इसकी मदद भी इनके साथ थी, अल्लाह की मदद भी इनके साथ थी। और जिसके साथ अल्लाह हो, इसे किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। अल्लाह का नाम लेकर वो सब मैदान में टूट पड़े। ज़रूरत पड़ने पर वह हाज ने भाई पहरा देते अहलकारों को भी अंदर बुलवा लिया था और चंद घंटे के कामयाब ऑपरेशन के बाद वो सूरत हाल पर काबू पा चुके थे। तहमीना सुल्ताना और इसका बेटा मिला? वहाज ने गुर्राते हुए अपने मातहत से पूछा। नहीं सर, इनकी तलाश जारी है, यहाँ से तो नहीं निकले, इसी घर में मौजूद है, हम कोशिश करें मिल जाएंगे, साथी ऑफिसर्स ने बताया। ओ शिट, ढूंढो, इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे वो दोनों चाहिए और वो भी जिंदा। कहते वो बेताबी से तहखाने की सिमत बढ़ा, जहाँ ख़वातीन को कैद करके रखा जाता था। एक एक करके सबको बाजियाब करवाते ने गाड़ियों में अपनी निगरानी में मुंतकिल करवाते से काफ़ी देर हो गई। रात की तारीकी से सुबह की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। पूरे घर को छाना जा चुका था, लेकिन इसकी मतलूबा शख्सियात नहीं मिल सकी थी। वो लेके चले गई, डूब गई। मुझे क्यों लगता है ये सारा गेम प्लान वहाज ने किया है, मतलब कि इसको पहले पता चल गया था कि इनके करतूतां दा ना आया था फलक दे, लेकिन ना इसको ये नहीं पता था कि इनका किडनैप हो जाएगा, लेकिन इसको पता था कुछ ना कुछ तो इसको पता चला है। अब पता नहीं बाद में पता चला, ये पहले पता चला, लेकिन इनको इनकी ज़िंदा होने का पता है इसको। चलें देखते हैं आगे जाके। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब इनके तहमीना वाला से निकलते ही आसपास की फिजा पुलिस, सायरन, एम्बुलेंसेस की आवाज़ों और गोलियों के शोर से गूंज उठी थी। गाड़ी में ड्राइवर समेत एक गार्ड भी मौजूद था, जिस सूरत हाल से घबरा से गई और गाड़ी कच्चे में उतारकर जंगल में फुल स्पीड से भगाने लगे। इन्हें यकीन हो चला था कि वहाद ने विला पर रेड किया और आसपास के सारे इलाके सील कर दिए होंगे, जिसके बाइस वहां आने और जाने पर पाबंदी होगी। इसलिए जंगल के खुफिया रास्ते से सफ़र करते अभी चंद पल ही गुजरे थे कि एक ड्राइवर और गार्ड की बातों से बेबहरा खुद को सलामती के लिए दुआएं करती अनाया की नज़रों के सामने ड्राइवर की सीट की पुष्ट पर लगे कवर से झांकता एक तेज़ धार चाकू है, जो इस तरह के गुंडों के पास लाजमी तौर पर होता था। इसकी आंखों में चमक उभरी। एक उम्मीद की किरण के तहत इसने बंदे हाथों को आहिस्ती से हरकत देते इन दोनों की नज़रों में आए बगैर चाकू थाम लिया। बेख्तियार इसके मुंह से अल्लाह का शुक्राना अदा हुआ। इसने आयतुल कुर्सी का विर्द लबों पर जारी रखते हुए इस चाकू से अपने हाथों में बंदी रस्सी काटी। हिचकोले खाती गाड़ी की वजह से कई जगह से इसकी कलाइयाँ कट भी गई थी, लेकिन इस वक्त इसे सिर्फ अपनी और फलक की इज्जत की परवाह थी। अपनी कलाई आज़ाद करने के बाद इसने शुक्र अदा करते जैसे चाकू से फलक के हाथों पर बस बंदी रस्सियाँ खोलनी चाहिए वो चौंक गई। इससे पहले चीखती अनाया ने इसे मुँह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया
और किसी की नज़रों में आए बगैर वो अपने काम में मगन थी कि अचानक ज़ोरदार टक्कर से गाड़ी दरख्तों के झुंड से टकराई हुई। इस कदर ज़ोरदार टकराव हुआ कि गाड़ी के बोनट समेत आगे का हिस्सा पिचक कर रह गया। ड्राइवर ने घबराहट में गाड़ी गलत सिमत मोड़ ली थी। जंगल के इस हिस्से में घुप अंधेरे का राज था। गाड़ी की हेडलाइट्स के बावजूद वो दरख्तों को देख ना पाया था। या फिर गड़बड़ाहट और नशे की ज्यादती कैसे तक ये हादसा पेश आ गया। गाड़ी की हालत बताती थी कि अंदर मौजूद अफराद का बच पाना नामुमकिन है, और हुआ भी कुछ यूं ही था। आगे बैठे दोनों नफूस सर पर लगी चोटों से या तो हलाक हो चुके थे या फिर बेहोश थे। चंद घंटे तो वो दोनों भी होशो हवास से बेगाना रही थी। कुदरत का मौजज़ा ही था कि इस कदर खतरनाक हादसे का शिकार होने के बावजूद इनकी सांसें चल रही थी। अनाया कराहते हुए हल्की नींबा होती पलकों को खुला रखने की कोशिश करते इसने संभल कर बैठना चाहा। वो तो शुक्र था इसने रस्सियों से जकड़ कर बिठाया गया था, जिससे दोनों महफूज रही थी। कहते हैं ना, कभी कभी जहमत भी आपके लिए रहमत साबित हो जाती है। इनके साथ भी यही हुआ था। भागने के डर से इन्हें गाड़ी में डालते हुए अच्छी तरह रस्सियों से जकड़ कर सीट से बांध दिया गया था, जिसकी बदौलत इन्हें ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। अनाया इस बार इसने संभल कर बैठते से झंझोड़ा। खौफ से फलक की आवाज़ और हाथ कँपा रहे थे। हर तरफ हू का आलम था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और माहौल में छाई वीरानी से वो वहशत ज़दा होती रो रही थी और मुसलसल अनाया को हिलाकर होश में लाने की कोशिश करती रही थी। इसकी तमाम तर हिम्मतें जवाब दे चुकी थी। हाथों से जैसे जान रुखसत होने लगी थी। वो रो रो कर अब तो गला भी सूख चुका था, लेकिन किस्मत को न जाने और कितने इम्तिहान मकसूद थे। अनाया प्लीज़ उठो, वो डर से कदरे नीची आवाज़ में बोल रही थी। डर था कि कहीं आगे बैठे वजूद न जाग जाए। हर तरफ वहशत ही जिस्म कँपा रहे थे। अनाया की सलामती की दुआएं मांगती वो आंसू बहा रही थी। इसकी नब्ज़ टटोलते हुए नाक के करीब हाथ रखने पर इसे कुछ इत्मीनान हुआ, वरना इसकी अपनी हालत भी गहरी हो रही थी। हाँ, इस पर झंझोड़ने पर अनाया कुछ होश में आई थी। फलक बेख्तियार गहरी सांस खारिज की। अनाया मेरी जान उठो, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो। इसे सहारे से सीधा करते इसने इसके सूजे हुए चेहरे को थपका। बेदर्दी से पड़े थप्पड़ों ने इसके चेहरा सुरख अंगारा कर दिया। फलक, हम बिल्कुल ठीक है, बस तुम आवाज़ मत करो। इसे तसल्ली दिलाते इसने खामोश रहने का इशारा किया और आगे बैठे वजूद की तरफ ध्यान दिलवाया, जिनके जख्मी चेहरे देख इन्हें मजीद खौफ आया। हमें यहाँ से निकलना होगा फलक। कुछ देर हवास बहाल करने के बाद अनाया ने कहा और अपने गिर्द से रस्सियाँ खोलकर दूर फेंकी। फलक की कलाइयों को आज़ाद करवाने लगी। इस धक्कम पहल में वो चाकू न जाने कहाँ खो गया। इस अमल से भी काफ़ी वक्त सरफ हो गया। जब वो गाड़ी से बाहर निकली तो आसमान पर हल्की हल्की किरणें नमूदार होना शुरू हो गई थी। सिमत का तयन था, न मंजिल की खबर। वो दोनों अनजाने सफ़र पर ही निकल पड़ी थी। सुनसान खौफनाक जंगल और दो तन्हा औरतें। ये सफ़र करना कितना कठिन होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था। यू बोथ डिज़र्व दैट। मिले। चप्पा चप्पा छानने के बावजूद भी इनकी कोई खबर न मिली। हाथ के गुस्से बेबसी का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा था। इतने करीब पहुंचकर भी नाकामी का मुंह देखने पर इसे सख्त झंझलाहट और गुस्सा था। नहीं सर, माथे ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। हर तरफ लाशें थी, खून ही खून हर जानिब बिखरा पड़ा था। लाशों को एम्बुलेंसेज में मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया। इसके बावजूद भी माहौल में अजीब सी बू फैल गई थी। कहाँ जा सकते हैं वो दोनों? आखिर ऐसी कौन सी जगह जहाँ पोशीदा है? यहाँ से निकल पाना तो मुमकिन नहीं है। फिर जबड़े फेंचकर हथेली पर बेबसी से मुक्का रसीद करते हुए झंझलाया। सर ऐसा तो नहीं वो यहाँ हो ही नहीं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो यहीं थे। ऐसा करो, जो लोग जिंदा पकड़े गए इनसे फ़ौरन तफ्तीश शुरू करो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर उगलेंगे। इसने माथे मसलते हुक्म दिया और फ़ोन पर आती कॉल्स की जानिब मतवज्जा हुआ। जी सर, ओके मैं देखता हूँ। सर वो कॉल पर मसरूफ़ था जब एक ऑफिसर हाँफता कांपता इसके पास पहुंचा। इसने कॉल जल्दी से डिस्कनेक्ट की और उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। क्या हुआ? वो पोर समात बना था, कान जैसे किसी अच्छी खबर के मुंतज़िर थे। सर, तह खाने के आखिरी खुफिया कमरे से एक सुरंग बरामद हुई है, जो बेहद लंबी मालूम हो रही है। यकीनन तहमीना सुल्ताना इसी रास्ते से भागी है। ऑफिसर ने जल्दी जल्दी मालूमात इसके गोशगुजार की। वो चौंक भागते हुए नीचे की जानिब पड़ा था। हदायत भी जारी की थी। पूरी टीम को इकट्ठा करो और सबसे राब्ते में रहना। अमजद और चंद लोगों के साथ जाकर देखता हूँ। गन लोड करके टॉर्च लाइट्स लिए 3 से 4 लोग इस सुरंग में कूद पड़े थे। भारत सबको लीड कर रहा था। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी जिसके तहत वो इस तक पहुंच सकता था। वो ये मौका क्यों कर गंवाता? ये सुरंग काफ़ी लंबी और कई फुट चौड़ी थी। यकीन के साथ कहा जा सकता था कि इन लोगों ने अपने काले धंधे छुपाने के लिए ज़रूरत के वक्त फरार हासिल करने के लिए बनाई गई थी। इस पोश इलाके में बाकी घरों से हटकर कदरे कोने में तहमीना विला का क़याम शायद इसीलिए किया गया था कि यहाँ सुरंग की सहूलत भी मैसर हो सकती थी। बज़ाहिर ये आलिशान घर किसी भी तौर इस कदर पूरे स्टार और गहरे राज रखने वाला मालूम नहीं होता था। तय खाने में लातादाद कमरों का मौजूद होना, ग्राउंड फ्लोर पर जिस कदर आराइशी सामान था, बेसमेंट इतनी गंदी और बोसीदा सी थी कि सांस लेते हुए भी घुटन महसूस होती। इसके अलावा इस घर को जिस्म फरोशी का अड्डा भी बनाया गया था। जो ख़वातीन या बच्चियाँ इनके मज़ालिम सहते सहते नीम पागल या इनके काम के लायक ना होती, इन्हें ये लोग अपने मुलाजमों के हवाले कर देते और जुल्म की एक नई दास्तान रकम होना शुरू हो जाती। गर्ज के हर नाजायज़ और हराम काम यहाँ अंजाम पाता रहा था और ये सब करवाने वाली तहमीना सुल्ताना खुद थी। तो कुत्ते की मौत मारना पाई नुमा औरत नूं खुश राजा।
नहीं, खुसरा नहीं कह सकते। दबे कदमों चलते इन्हें काफ़ी वक्त गुजर गया। ये रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्फे वक्फे पर मौजूद असले और मुंशियात की पेटियों को वो अपने कब्जे में लेते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वायरलेस डिवाइस के ज़रिए वो अपने साथियों से मुसलसल राब्ते में था और इन्हें सूरत हाल से आगाह भी करता जा रहा था। कई घंटों की मुसाफत के बाद बिलाकर इस सुरंग का इख्तिताम हुआ तो एक भारी सा पत्थर हटाते जैसे बाहर निकले, सुरंग के बिल्कुल सामने बनी कच्ची झोंपड़ी में हलचल सी मच गई। इन लोगों ने भी अपने हथियार तैयार कर लिए। मुकाबला इस बार भी यकीनन काफ़ी जानदार होना था। सुरंग का इख्तिताम जिस जगह पर बहुत ही सुनसान और हरी भरी थी, अंदाजे के मुताबिक ये जंगल का आगाज़ इख्तिताम था। ए लो उसी जंगल च आ गए जिथे जो वो भेज दियाँ पईयां लेडी डियानास। बहाज ने बिना देर किए सारी फोर्स को मतला किया और यहाँ पहुँचने का हुक्म देते झोंपड़ी पर धावा बोल दिया। चूँकि वो लोग इस हमले के लिए पहले से तैयार हो चुके थे तो मुकाबला काफ़ी सख्त था। सामने तकरीबन 6 लोग थे और बहाज के साथ 8 प्रोफेशनल शूटर्स की टीम थी। जल्दी इन्हें ढेर कर लिया गया। तब तक पूरी फोर्स भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सैफ जो कि टांग में गोलियां लगने के बायस सरेंडर कर चुका था, इसलिए इसे तहवील में लेते बहाज ने मीना सुल्ताना के पीछे भागा जो जंगल की जानिब भागी थी। हाले भी भाग गई ओंतरी। रुक जाओ तहमीना सुल्ताना, वरना मैं गोली चला दूंगा, इसने वार्निंग दी। नहीं, कभी नहीं, वो चीखते हुए मजीद रफ्तार से भागी। बहाज ने जिंदा सलामत पकड़ना चाहता था, इसलिए गोली नहीं चलाई और उनके पीछे पीछे भागता रहा। जब अचानक फायर करते वो आंखों से ओझल हो गई। बाजू पर गोली लगते ही वो हाथ कराह कर लड़खड़ाया। दरख्त का सहारा लेते खुद को गिरने से महफूज रखा। कितनी सी देर में न जाने कहाँ छुप गई। नाया, बस मैं और नहीं चल सकती। शायद हमारी किस्मत में मजीद सांसें लेना नहीं लिखा, हम यहीं रुक जाते हैं। कई घंटों की मुसाफत के बाद भी वो दोनों बाहर नहीं निकल पाई थी, बल्कि घूम फिर कर वापस इसी जगह पहुंच जाती जहां से अब इन्हें वहशत होने लगी थी। गाड़ी में मौजूद यकीनन दोनों अफराद मर चुके थे या किसी जानवर का शिकार हुए थे और इन्हें किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह कुचल दिया था। बुराई का अंजाम बेशक बुराई है, अंजाम तो चंगा तुसी भी डिजर्व नहीं कर दिया। नहीं फलक, हमें हिम्मत करनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो हम भी किसी जंगली जानवर की खुराक बन जाएंगे। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया तो हमें कोशिश करनी चाहिए। फूलती सांसों के दरमियान अनाया बोली। अब तो सूरज भी सर पर आ गया था। ये तो शुक्र था कि मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था। जाती सर्दियों की दोपहर कदरे राहत बख्श सी थी। मुझसे मुझसे मज़ीद नहीं चला जाएगा तो तुम जाओ। कहते हुए बेबसी के कई आंसू फलक की आंखों से गिरे। अनाया दहल गई। फलक प्लीज़ ऐसे मत कहे, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। प्लीज़ अनाया, बात को समझो, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में फंसोगी। प्लीज़ जाओ। इसके इनकार पर फलक पसीती हुई अनाया की खुश्क आंखों में भी नमी तैर गई। कैसी बेबसी थी, कैसी वहशत थी कि जान बचाने के लिए जद्दोजहद में वो दोनों अधमरी हो चुकी थी। मैया फेरनी, या अल्लाह प्लीज़ हमें बचा लें, प्लीज़ कोई सबब बना दे, प्लीज़। फलक रब के हजूर गिड़गिड़ाते हुए जंगल की पथरीली ज़मीन पर सरबस जूद हुई तो अनाया ने भी रब से मदद मांगी। दोनों सजदे में सर रखे अल्लाह से इल्तिजा कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा जो सबको नवाजने पर कादिर है। वो जो पत्थर में मौजूद कीड़े को रिस्क देने की ताकत रखता है, वहीं इनको इस फूल भलैया से भी निकाल सकता है। सब इसके कुन का कमाल है। ठा! पूरे जंगल में गोली चलने की आवाज़ ज़ोर शोर से गूंजी और कई पल गूंजती रही। इस जोरदार धमाके का असर था कि दख्तों में बैठे चरिंद परिंद से लेकर जंगली जानवरों में भगदड़ मच गई। कई जंगली बिल्लियाँ, चूहे, गुलहरी और न जाने क्या क्या इधर उधर भागते नजर आए। डर तो वो दोनों भी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा खौफज़दा जिस चीज़ ने किया वो थी इनकी नज़रों के सामने से गुजरते जंगली खौफनाक जानवर। कोई कदर चक्की मार जाना, तुहानू दंद काठी करके जाता तुम लोगों को, तुहानू स्वाद आंदा। लगता है कोई शिकारी है जिसने गोली चलाई। चलो मदद मांगते हैं। अनाया ने उठते हुए कहा। नहीं नहीं अनाया, अभी हम कहीं छुप जाते हैं। जानवर खौफज़दा हैं, कहीं हम पर हमला ना करते। फलक ने मना करते हुए इसे और ख़ुद को बड़े से दरख्त की आड़ में महफूज करने की कोशिश की। सर कहाँ गई वो? किसी की हामती हुई आवाज़ इन दोनों को सुनाई दी। पता नहीं, यहीं कहीं होगी, ढूंढो, कोई कराहते हुए बोला। वो दोनों सहमी भी दरख्त से चिपक कर बैठी थी कि करीबी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई और हिरन के भागने पर वो चीख ही पड़ती अगर जो मुँह पर सख्ती से हाथ ना जमे होते। चली गई। हिरन के दूर चले जाने पर सांस बहाल करते अनाया ने सरगोशी से कम आवाज़ में कहा। सर वो रही। एक आदमी चीखा और इसके साथ ही 2-3 फायर किए गए। फिर खामोशी छा गई। इन दोनों के दिल बेहद तेज़ी से धड़क रहे थे। इन्हें डर था कि दिल की धड़कन ही बाहर सुनाई न देने लगे। इन बेहिस लोगों को शर्म नहीं आती मासूम जानवरों का शिकार करते। इस संगीन सूरत हाल में भी अनाया अपनी नफरत का इजहार किए बगैर न रह सकी कि इस पर आती तेज़ थाड़ की आवाज़ पर ना सिर्फ चौंकी बल्कि बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगी। क्या दुआएं इस तरह भी कबूल हो जाती हैं? क्या मौत इतने करीब आकर भी एक मौका दे देती है? क्या रब इतना मेहरबान है? बेशक। तहमीना सुल्ताना, अब बस बहुत हुआ। अगर तुम बाहर ना निकली तो मैं इस पूरे जंगल में आग लगा दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम खुद को मेरे हवाले नहीं करती तो मैं इस जगह फिट के बम को ब्लास्ट कर दूंगा। सरतरीन धमकी भरी आवाज़ जैसे ही इसके कानों में पड़ी, पहले तो वो सुन रह गई। कई पल यकीन करने में गुजर गए कि ये जो आवाज़ सुनी है वो वहाज की ही है। हाँ, ये वहाज ही है।
अनाया ने दिल ने कहा। वो बहती आंखों के साथ तड़प कर बाहर निकली। वहाज, इस शिद्दत भरी पुकार पर वहाज भी तड़प कर मतवज्जा हुआ। जान से अजीज हस्ती को नज़रों के सामने देखकर इसका दिल भी शिद्दत से धड़का था, जबकि इन 3 दिनों में बेशुमार क़यामत के इस मनाज़र देख चुकने के बाद अनाया के लिए एसपी वहाज को देखना दुनिया का हसीन तरीन मंजर था। इसके दिल के सुकून का जो आलम था वो कोई इससे पूछता। अनाया, वहाज के लबों ने बेआवाज़ जंबिश की, जिसे दूर से ही समझते हुए अनाया ने रोने के दरमियान हाँ में सर हिलाया। वहाँ मौजूद पुलिस एहलकार तो नहीं, अलबत्ता अभी अभी वहाँ पहुँचते बालाज और महबूब साहब ज़रूर चौंके थे। बेयकीन और बेताब नज़रों ने इस दुश्मन जहाँ को ढूंढा जो दरख्त की ओर से निकलकर बेख्तियारी की सिमत बढ़ती इसके सीने से लगी थी। हिचकियों से रोते वजूद ने जैसे इसके सीने को छुआ, बालाज के जिस्म जाँ में ठंडक उतरती महसूस हुई। दिल ने रफ्तार पकड़ी थी तो आंखें शुक्राने के एहसास से भीग गई। देख लो किड्डे चंगे मुंडे हाले भी, और लबियां ते ना हाले भी उन्होंने ना अखां च आंसू आ गए। लेकिन ते दी छेती माफ़ किता ना ते करतूत जानन तो बात है इन्हां चंगे मुंडियां ने मैं ही चित्र मारने। आह वहाज, एक और दिल दहला देने वाली चीख इस खामोश जंगल ने सुनी। तहमीना, वहाज ने अपनी गन का रुख जैसे इसकी सिमत किया, इसने अपनी पिस्टल बालों से पकड़ी, अनाया की पेशानी पर टका दी और दिल दोस्त कहकर फिजा में गूंजा। अनाया, इस अफ्ताद पर दहल कर मतवज्जा होते फलक की चीख निकल गई। बाकी सब भी बेहद परेशान कुन तासरात से देख रहे थे। हा हा हा, अब ब्लास्ट करो। हा हा हा, क्या हुआ? हवा निकल गई सारी हवा। हा 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 हा, कहके पर कहका लगाती पर नहायत बेखौफ होकर बोली। वह हाथ की दुखती रख पर जो पाँव रख चुकी थी। हा 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 हा, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? ये दोनों जिंदा थी, मेरे कब्जे में थी, और तुम बेवकूफ़ इनके कुल भी पड़ चुके। हा 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 हा, तुम्हें पता है मेरी लाडो रानी, तुम्हारे मियाँ को तुम्हारे मरने का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। इसने तुम्हें दफनाते ही कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू कर दिया। अरे भाई, जवान जहान बीवी को मरे अभी 2 दिन नहीं गुजरे कि मुजरिमों को सजा दिलवाने पहुंच गया। इसे तो तुमसे ज़्यादा अजीज़ अपने मुजरिम है। वो फिर से अपनी आदत के मुताबिक जहर घोलना शुरू हो गई, इस बात से अनजान के अब इनकी इन घटिया बातों पर कोई नहीं बचने वाला। नहीं तुझे होन भी पास जो छोड़े मुझे। अनाया बिन मानी की मछली की तरह इनकी गिरफ्त से मैं मचल रही थी जब इन्होंने पिस्टल की बैग इसके सर पर जोर से मारी। आह, इसकी दिलखराश चीख गूंजी। वहाज के जबड़े मजीद तन गए। चुप, एकदम चुप, ज़रा होशियारी दिखाई तो जान से मार दूंगी इसे। अनाया को थमकाती हुई आगे बढ़ते वहाज को भी वार्न करने लगी। वहाज तने असाब और खून भरी नज़रों से इन्हें देख रहा था, इनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। और ये महबूब की बेटी बड़ी ही नाजुक हसीन है, 3 दिन में मुझे करोड़ों का फ़ायदा पहुंचा चुकी है। अरे बहुत भाई है ये मर्दों को, सबके सब दीवाने हो गए, इसकी चीज़ ही ऐसी है। हा 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 हा। अब इनका रुख फलक की जानिब था। खुद के लिए इस तरह के घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम सुनकर इसका दिल की ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। बाप और शौहर के अलावा भाई और दूसरे मर्द भी वहाँ मौजूद थे। इसे लगा जैसे अगला सांस नहीं ले पाएगी। भरे बाजार में बेहुरमत हो जाने की क्या तकलीफ़ है, कोई इस वक्त इससे पूछता। तो तू जड़ी तकलीफ़ा पहुँचाइयाँ लोगों को। बाहर की खूबसूरती अचानक पाकिस्तान में दस्तयाब होगी तो लोग तो दीवाने होंगे ही ना। हा 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 हा। मकरू कहकर लगाते हुए तोहमत पर तोहमत लगा रही थी। अनाया को बेख्तियार इनके वजूद से घिन आई। कोई इस कदर घटिया कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा न। बालाज को देखते नवी में सर हिलाते वो अपनी सफाई में कुछ कहने लगी थी कि असाब ने साथ न दिया और वह लहरा कर इसके बाजू में झूल गई। बालाज ने बेकरार होकर इसके वजूद को बाजू में भरा। वहाज ने और वह हाज के इशारे पर बेसाख्ता बाहर की जानिब भागा। 3-4 पुलिस एहलकार भी इसके हमरा थे। बेचारी, मेरे पालतू को खुश करते करते खुद तहमीना। वो अफसोस से कुछ मजीद गिलासत पकती इससे पहले। ओहो अस्तगफुरुल्लाह। यार गाइस, ज़लज़ला आया अभी बहुत बुरा। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो इतने बुरे ज़लज़ले के झटके लगे हैं ना। मैं तो बैठी हुई थी तो पूरा वो बेड ऐसे से हिला है। तो शुक्र अल्लाह पाक का, हम सब लोग तो खैरियत से, आप बाकी सब मेरे लिसनर्स खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का करम है, हम लोग तो खैरियत से। आप लोग सब ठीक हो? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और ऐसी नागहानी आफात से हमें बचाए और हमें मुख्तलिफ गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं अभी यहीं पर रिकॉर्डिंग रोक के ना मैं चली गई थी उठ के। अभी वो सारा वो चल रहा था तो अभी मैं काफ़ी देर बाद आई हूँ दोबारा। मैंने कहा चलो वहीं से रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करती हूँ और पहले अपने लिसनर से पूछ लूँ कि आप सब लोग ठीक है। अल्लाह पाक हमें सब आफात से महफूज रखे और इस तरह की आफात से बचाए। तो आए इसको कंटिन्यू करते हैं। यारी तहमीना, वो अफसोस से कुछ मज़ीद गलाजत बकती इससे पहले महबूब साहब थाड़ कर इन्हें खामोश करवाते जुनूनी अंदाज में इनकी जानिब बढ़े। बेटी के लिए इस कदर नाज़ेबा अल्फाज ने इनके असाब को चटखा दिया था। बहुत खुशी हुई तुम्हारी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर। इनके गुस्से इश्तियाल के बरक्स वो नहायत पुरसकून लहजे में बोली थी। अनाया समेत वहाज ने भी कुछ हैरान तासुरात से इन्हें देखा।
तुम जानते हो तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। क्या था अगर तुम मुझसे शादी कर लेते, दूसरी सही, मैं तुम्हारी बीवी तो होती। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा महबूब। जिस बात से पुर लहजे में कहती वो एकदम ही नहायत रंजीदा लगने लगी। होश में तो हो, क्या बकवास कर रही हो? महबूब साहब इनकी बेहुदा बात पर गुर्राए। अब इस सब का क्या जिक्र, और इन्होंने कब इन्हें इस रास्ते में आने के लिए फोर्स किया था, वो जिसके जिम्मेदार होते। तुम्हारी जुदाई ने मुझे सीधी सादी लड़की से आज इस हाल में पहुंचा दिया कि मैं एक गैंग की लीडर हूँ। क्या क्या जुर्म नहीं सरजद हुए मुझसे। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। चीख कर कहती वो छटके खाकर गिरी थी जब वह हाजनन की गन पर लात रसीद करते अनाया को इनसे आज़ाद करवाया था। इससे पहले वो संभलती वह हाजर महबूब साहब समेत बाकी हलकारों समेत सबके हथियारों के रुख इनकी जानिब थे। वो बौखला गई, आसपास नजर दौड़ाई तो मालूम हुआ इनकी गन इनकी पहुंच से काफ़ी दूर जा गिरी है। ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। मैं अच्छा, अभी तो तुम अपने सारे जुर्म कबूल करी थी, अभी कुछ नहीं किया? बाहर ठाड़ते हुए बोला और इनकी बेकार बातों को बीच में ही टोका। देखो मम्मा, मैं तुम्हें एक नहायत गहरा सच बताऊंगी, बदले में तुम मुझे छोड़ना होगा। इन्होंने मजीद एक कोशिश की। मुझे जो कुछ जानना होगा वो मैं थाने चलकर खुद जान लूँगा। अब शराफत से अपनी गिरफ्तारी दे दो या मैं ज़बरदस्ती करूँ। बाज ने बगैर इसकी बातों की तरफ ध्यान दिए बेहद सर्दो गुसीले अंदाज में और हथकड़ियाँ इसके सामने लहराई, जिन्हें वो खौफज़दा नज़रों से देखने लगी। तुम्हारी बीवी खुद मेरे पास आई थी, इसे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं। मम्मा, मैंने झूठी तस्वीरें दिखाई तो ये फ़ौरन मान गई कि तुम बदकिरदार हो। इसने कहा कि मैं इसे तुमसे आज़ाद करवा लूँ तो बदले में ये मुझे मेरी केस की फ़ाइल ला कर देगी, लेकिन इसने धोखा किया कि इसने गलत फ़ाइल। वो सारे राज अफशा करने लगी। अनाया की जान हाथों में आ गई। कम से कम इस वक्त वो ये सारी बातें मंजरे आम पर नहीं लाना चाहती थी। शर्मिंदगी से इसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ कर रह गई। इतने लोगों की मौजूदगी में अपने शौहर के किरदार पर बेदबारी का जाहिर होना इसके लिए मौत का मुकाम था। आंसुओं पर बंद बांधने के बावजूद हिचकियों से रो दी, जबकि इनकी चलती जुबान को वह की आवाज़ ने ब्रेक लगाई थी। ये सब मैं पहले से जानता हूँ। आखिर तुम पर अपनी बीवी और भाभी की गुमशुदगी के लिए रेड बगैर जांच पड़ताल के नहीं डाली। वो केस तो अपनी जगह, लेकिन इन दोनों को गुमराह करके कैद करने का तमाम सबूतों के साथ एक नहायत मजबूत केस बन चुका। वह आज के अल्फाज ने तहमीना बेगम पर तने अनाया के सर पर ज़ोरदार धमाका किया था। यानी वो पहले से इससे आगाह था। वो जानता था वो दोनों जानबूझकर बल्कि बदगुमान होकर तहमीना सुल्ताना से रवाबत कायम कर चुकी थी, और फिर गैर दानिस्तगी में ही सही लेकिन इससे मिली हुई थी। और फाइल की चोरी। उफ! अनाया का सर चकरा गया। क्या ये ज़िल्लत सहना भी ज़रूरी था ज़िंदगी में? कैसे वो इतनी बेवकूफ़ हो सकती है कि एक अनजान इंसान पर इतना एतबार करके सालों से आशना अपने शौहर को धोखा दे सकती है? इस वक्त वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वह आज इसके बारे में क्या सोच रहा होगा जब इसे ये पता चलेगा कि इसकी बीवी ने इसे धोखा दिया, बेशुमार झूठ बोले हैं। इसे तो धोखे और झूठ से बेपनाह नफरत है, और खुदा अनाया का वजूद भी तो इसके लिए हमेशा नाकाबिले नफरत रहा है। तो वो इसे कैसे कबूल करेगा अपनी ज़िंदगी में वो दोबारा, जब वो इसे ही बेद पार करके चली गई थी। तभी वहाज की आंखों में इस कदर सटपन है। अनाया की नज़रों के सामने वहाज की नज़रें घूमने लगी। जिस तरह वो इसे देख रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी मुर्दा बीवी को अचानक सामने देख रहा है। इसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे सिवाय चौंकने के। इसे इस जंगल में पाकर वो चौंका ज़रूर था, लेकिन मरी हुई बीवी को जिंदा देखकर इसे कोई खुशी, हैरत या किसी किस्म के कोई एहसास पैदा नहीं हुए थे। तो क्या वे पहले से जानते थे कि मैं ज़िंदा हूँ? ये सोच आते इसे कि गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई, और साथ ही फिज़ा में गोलियों की बौछार, और वहाँ फैली बारूद की बू से घबरा सी गई और तख्त का सहारा लेकर वहीं बैठ गई, जबकि वह हाथ समेत बाकी अफसर भी इनकी आंखों में धूल चौंक कर भागती तहमीना सुल्ताना के पीछे थे। ठा ठा की आवाज़ों से दिमाग फटने के करीब था। खामोश जंगल में जैसे आज कोई तूफान आ गया था, और इस तूफान में आज एक बेहद मकरूब आपका खात्मा हुआ था। ठा की आवाज़ के तो वहाज की राइफल से निकलती गोली तहमीना सुल्ताना जैसी बेहिस, बेशरम और बेहया औरत के सीने के आर पार हुई थी, और वह एक झटका खाकर ज़मीन बूस हुई। बाजू और पेट पर लगी गोलियों से खून भल भल बह रहा था। इसके करीब पहुंचते, पंजों के पल झुकते, इसकी नाक पर उंगली रखते, चेक किया, सांस महसूस न करते वहाज ने बेख्तियार हाथ बुलंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुबारक व बरखुरदार, एक और अहम केस का खुलासा हुआ। महबूब साहब ने तहमीना की लाश को अफसोस भरी नज़रों से देखते इसका कंधा थपथपाया। अभी कहाँ, अभी तो इनके साथियों को पकड़ना बाकी है। इसने हथियार साथी पुलिस को अफसर को पकड़ाते गन बेल्ट में लगाई। महबूब साहब ने सर हिलाया। एम्बुलेंस में लाश को मुंतकिल करवाकर कुछ कानूनी कार्रवाई अंजाम देते, मीडिया से बाद में निपटने का इरादा करते हुए वापस की जानिब चल दिया। जब दरख्त के पास बेहाल वजूद पर नजर पड़ी, महबूब साहब आगे बढ़ चुके थे। वो इसके पास रुका। चलना ही अपनी अजीज़ा की न्यास फातिहा करवाओगी? बेहद सर्द और खुश्क लहजे में सरसरी सा सवाल किया। वहाज, दूर रहो।
मचलकर खुद की जान पड़ती अपनी बीवी को इसने हाथ के इशारा किया और दानिस्ता 2 कदम पीछे लिए। वो तड़प कर रह गई, आंखों के सूजे पपोटे, होंठों पर जमा खून और सर पर लगी पिछली चोटों में नुमाया होती ताज़ा चोट से निकलता खून इसके अलावा गिरदलूद कपड़ों और भूख प्यास से निढाल वजूद के साथ वो काफ़ी काबिल रहम लग रही थी। लेकिन वहाज को नहीं, इसे इस पर कोई रहम नहीं आया था। वहाज मेरी बात तो सुने, बिलक बिलक कर रोने के दरमियान इल्तिजाइया बोली, मैंने कहा चलना है या रुकोगी? इस कदर तेज थाड़ के अनाया को उछलने पर मजबूर हुई ही तख्तों पर बैठे परिंदे भी एक बार फिर डर कर प्रवास भर गए, जबकि पुलिस एहलकार मुड़कर इसे देखने पर मजबूर हुए। यार पता नहीं ये वाला पेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे अब अंदाज़ा नहीं है। अब मैं इसको बंद करके दोबारा करूँगी तो इससे बेहतर है कि हम ये वाला आधे मिनट का काम है दोबारा देख लेते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो 10 सेकंड आगे कटा दो। मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगी, इसे ने जल्दी में कहा। होंठों को तम्स कराना से जंबिश देकर इसने से चलने का इशारा किया। अनाया इसके साथ साथ होली। जब बाहर सड़क पर पहुंचकर वहाज ने अपने मातहत का ऑर्डर दिया, मैडम को इनकी हवेली छोड़ कर आओ। इसने इनकी पर जोर दिया। अनाया घबराई, इसे क्या क्या मालूम हो गया था। इस सोच के अलावा वो हवेली के नाम पर लड़सी। वहाज मुझे आपके साथ जाना है घर। वो भी बोल ही रही थी कि मातहत को जाने का इशारा करता वो जबड़े भेज कर इंतहा के गुस्सीले अंदाज में नीची आवाज़ में गुरा, तुम इस लायक नहीं हो कि वहाज अहमद सियाल की संगत में एक मजीद पल गुजार सको, समझी? अब चुपचाप हवेली दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें अपने ख़ानदान से मिलने का हक भी छीन लूँ। हवेली तो तुम्हारी अपनी है, मैं ना चीज़ हवेली से निकालने का हुक्म तो तुम्हें दे ही नहीं सकता। जहरखंद लहजे में कहते इसने तंज के तीर बरसाया। अनाया इसके नफरत अमेज़ लहजे से इतना डर की कि ख्वाहिश के बावजूद मजीद कुछ न कह सकी और गाड़ी आने पर चुपचाप खामोश आंसू बहाती इसमें बैठकर हवेली के लिए रवाना हो गई। बहुत चंगा हुन आराम है, हारे तो फलक ਨੂੰ 76 वजन ना पहले जो मनु सुकून आवे। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही वहाज और बलाज जैसे ही वहाँ पहुँचे, इन्होंने सबसे पहले तमाम मजमे को ख़त्म करवाया। यार ये पहला बैक स्टोरी के वहाज और बलाज को कैसे पता चला। और इब्तदाई तफ्तीश से इन्हें यही लगा कि इस प्लास्ट में इनकी बीवियाँ चल बसी हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मज़ीद तफ्तीश करते कि चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। गाड़ी तो चलकर मुकम्मल राख हो चुकी थी। गाड़ी से लाशों को निकालकर बलाज ने फौरी तौर पर अपने अस्पताल मुंतकिल करवाया था। तब तक वहाज आसपास का मुकम्मल जायज़ा ले चुका था। गाड़ी में महज 3 लाशें मौजूद थी, जबकि वहाज का भेजा के ड्राइवर कई मील दूर जख्मी हालत में मिला था। इसके अलावा वहाँ से छीना झपटी के दौरान अनाया के हैंडबैग भी मिला था, जो काफ़ी दूर झाड़ियों में पड़ा था। वहाज ने वो बैग लाशों के साथ ही हवेली पहुँचा दिया कि वो किसी काम का नहीं था। इसके अलावा ज़मीन पर अनाया और फलक समेत बाकी कई लोगों के पाँव के निशान थे और घसीट कर गाड़ी में जिनको बिठाया गया था, इनके फुटप्रिंट्स फलक और अनाया से मैच हो गए थे, जिसका मतलब था कि जली हुई लाशें इन दोनों की नहीं, बल्कि इन दोनों को तो कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। इस सब परेशान सूरत हाल के बनते वहाज ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इन मुसख्शुदा लाशों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद और तस्दीक कर लेने के बाद वो दोनों फलक और अनाया ने इन्हें तमाम तर दीनी अकायद के मुताबिक सुपुर्द खाक कर दिया गया। सब पर यह तासर छोड़ते हुए कि ये हवेली की बेटियां थीं, जबकि हवेली के तमाम अफराद इस बात से वाकिफ़ थे कि वो दोनों सिर्फ लापता हैं और ज़िंदा सलामत हैं। इस परेशान कुल सूरत हाल ने सबको दहला कर रख दिया। अचानक इन हालात के बनते सब बौखलाए हुए थे। बाकी की कसर नुसरत बेगम की बिगड़ती हालत ने पूरी कर दी। आगे जाने में मुसलसल सोचों और फिक्रों से बेहाल से हो गए। हवेली का माहौल खासा बिगड़ चुका था। सबका ध्यान बटाने के लिए वहाज ने महबूब साहब को ज़बरदस्ती हवेली भेजा ताकि सब फलक और अनाया की तरफ से ध्यान हटा लें। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी तफ्तीश जारी रखी। वहाज ने सबसे पहला काम जो किया था वो था अपने घर के CCTV कैमरास को चेकिंग, जिसमें वो दोनों अक्सर परेशान कुन तासरात से किसी से फ़ोन पर बात करती नजर आती थी। वहाज का माथा ठंडका, वो भी कई बार इन्हें फ़ोन पर मसरूफ़ देख चुका था और किसी के आ जाने पर फ़ोन छुपाते भी पाई गई थी। इसने फ़ौरन से पहले अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कंपनी से इनके कॉल्स की रिकॉर्डिंग निकलवाई, जिसमें सब कुछ वाज़ेह होता चला गया। जिस वक्त वो दोनों ये कॉल हिस्ट्री सुन रहे थे, इनके पाँव से ज़मीन निकलती चली जा रही थी। फलक की बेइंतहा नफरत में डूबी आवाज़ें, इसके इल्ज़ामात, बार बार यहाँ से लंदन चले जाने की कोशिश, इसके साथ साथ अनाया को भड़काने में भी इसका ही हाथ था। चलो शुक्र है सारा साचा खुल के सामने आ गया। अनाया की शुरू में बेयकीनी से रोते हुए इनकार करना और वीडियो कॉल पर जो तस्वीर से दिखाई गई, इसके बाद इसकी बंदी हिचकियों से वहाज के दिमाग में शरारे दौड़ने लगे। तहमीना की फ़ाइल की डिमांड से लेकर इनकी प्लानिंग तक की तमाम गौर अफशानियाँ सुनने के बाद वहाज इस कदर पुरइश्तियाल हुआ था कि इसने पूरे कमरे का हशर बिगाड़ कर रख दिया था। यही नहीं बल्कि वो तो इनकी वापसी के हक़ में भी नहीं था। लेकिन बलाज के मनाने और ठंडे दिमाग से सोचने पर मजबूर करने पर वो बहुत मुश्किल से राज़ी हुआ। कोर्ट से तहमीना के ख़िलाफ़ केस करके इसने इसके तमाम तर अड्डों पर रेड की, लेकिन कहीं कोई खबर न मिली। बिलाकर इसने इसके घर पर रेड की, जहाँ बेशुमार काले करतूतों से पर्दा उठने के बावजूद इन दोनों की कोई खबर न मिल सकी। खुद तहमीना और इसका बेटा भी फ़रार थे, जिनसे वो तफ्तीश करता। इन्हीं के एक कारिंदे से पता चला कि वो दोनों तो रात को किसी पुलिस ऑफिसर के बेच दी गई हैं। ये बात सुनकर वो हाथ के जिस्म में बची खुची जान भी निकल गई। लेकिन इन दोनों माँ बेटे को अपने हाथों से कत्ल करने का मंसूबा मज़ीद शिद्दत पकड़ गया और एक दहका देने वाला मुश्किल तरीन
एक थका देने वाले मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद वो कामयाब हो गया। फलक और अनाया का जंगल में से ही मिल जाना किसी मौजज़े से कम नहीं था। और कुछ ना सही इन इस बात का सुकून था वो किसी गलत हाथ में पड़ने से महफूज रही हैं। बाकी हम खे खान जाके सर फलक मैम को होश आ गया। रात 10 बजे का वक्त था। वो अपने कैबिन में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था जब इसकी कॉलीग लेडी डॉक्टर ने नॉक करके अंदर आते हुए इसे इतला दी। इसने सर को हाँ में जंबिश देते हुए इसे बैठने की पेशकश की। सर प्लीज़ डोंट वरी, अब वो ख़तरे से बाहर है। इसने तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। आज कुछ ना बोला। सर आप खुश नहीं है? इस कदर मुश्किल हालात को फेस करने के बावजूद आपकी वाइफ सलामत है माशाल्लाह। और यही नहीं, आपका बेबी भी मौजज़ाती तौर पर बिल्कुल फिट है। शुरू में बेबी की हार्ट बीट मिसिंग थी, लेकिन अब बेबी एंड मम्मी दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो मज़ीद बोली, शायद इसे मुतमिन करना चाहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, इसने इतना ही कहा। वो फलक से बेहद खफा था। नाराज़गी भी बनती थी। इसने इस पर एतबार नहीं किया। इससे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं की, बल्कि दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लिया। वो जितना इससे गुस्सा होता कम था, लेकिन ऐसा भी नहीं था वो आज की तरह वो कतई ताल्लुक़ कर लेता। वो जिस कदर अपनी बीवी को चाहता था इससे दूरी नामुमकिन थी, लेकिन जिस बात का इस पर इंकशाफ हुआ वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। फलक ने इसे इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा था। लानती फलक। वो अपनी ज़िद्दो अना में इससे ये खबर भी छुपाए हुई थी वो बाप बनने वाला है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की इसे फलक से हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। आखिर ये बात छुपाकर इसे क्या मिल गया? कहीं वो अबॉर्शन तो नहीं चाहती थी, या इसे मालूम ही नहीं था? इस तरह की लातादात सोचें इसे सुबह से परेशान किए हुए थी, और ऊपर से फलक की बिगड़ती हालत और चकरा कर रह गया। इस खुशखबरी पर ठीक से खुश भी नहीं हो पाया। सर मैम आपसे मिलना चाह रही हैं, आप मिल लें? मैं चलती हूँ। खुदा ना ख्वास्ता कोई एमरजेंसी हो तो कॉल कर लीजिएगा। वो कहती बाहर निकल गई। काफ़ी देर सोच में डूबे रहने के बाद बिलाखिर वो इसके रूम की जानिब बढ़ा था। वो बेड पर चित लेटी छत को घूर रही थी। एक हाथ में ड्रिप लगी थी, वो ख़त्म होने के करीब थी। दूसरों को बेड पर रखे वो शायद गहरी सोच में थी, जो इसके आने का नोटिस भी नहीं लिया। हवेली से तकरीबन सभी इससे मिलने आए थे और इसकी माँ बनने की खुशखबरी को लेकर सभी बेहद खुश हुए थे। इनकी बाजियाबी पर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी की, सदकात दिए गए। नुसरत बेगम तो इसकी बलाएं लेते न थक रही थी, बल्कि बाकी सब भी बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। बलाज ने इसकी ख़त्म हो चुकी ड्रिप को निकाला था। वो चौंकी। वो भरपूर संजीदगी चेहरे पर सजा अपने काम में मसरूफ़ था। तो हुन संजीदगी से जाए मसरूफ़ ना हो तन जफियाँ पावे। बलाच वो बाहर की जानिब पड़ा। जब इसने इसे पुकारा वो रुक गया, पलटा नहीं। वो कदम कदम चलती इसके करीब आई और उसकी पुश्त पर चेहरा टिकाकर आंसू को खुलकर बहने का रास्ता दिया। काफ़ी देर वो उसकी पुश्त से लगी रोती रही। जब वो बोला, तुम आराम करो, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी, कहकर वो इसे लिए बैठ की जानिब आया। फलक का वजूद अभी भी हिचकियाँ भर रहा था। बलाज के दिल को कुछ हुआ इसकी सूजी आंखों को देखने के बाद। बलाज अनाया ठीक है? इसने फिक्रमंदी से पूछा। मैंने बैंडेज कर दी थी इसकी, इसने इसी संजीदगी से जवाब दिया। और वहाज भाई? इसने एक और सवाल किया। वो भी ठीक है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। बेमकसद इसकी फ़ाइल चेक करने लगा, जो पहले कई बार चेक कर चुका था। और वो तहमीना आंटी? इसके आंसू बह निकले। इनके बारे में पूछते हुए ना सिर्फ ये, बल्कि इसे इन्हें आंटी नाम से पुकारे भी इसे शर्म आई, क्योंकि वो कोई भी रिश्ता बनाने के लायक थी ही नहीं। तो ना कहती आंटी, तेरी तो सगी सी, वो मर चुकी है। इस बार भी इसने टू दी पॉइंट जवाब दिया। वो इससे सवाल पर सवाल करते से बोलने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। अच्छा हुआ, ऐसी औरत को जीने का भी कोई हक नहीं है था। फलक को बिल्कुल अफसोस ना हुआ इनके मरने का। बलाज हनकारा भरकर फिर से वापसी के लिए कदम बढ़ा रहा था जब इसने इसका हाथ थाम लिया। बलाज, आप मुझसे से नाराज़ है? इसने सवाल किया। बलाज ने एक नज़र इसे, फिर इसके हाथ में दबे अपने हाथ को देखा। थोड़ी देर तक मैं घर के लिए निकलूंगा, नर्स के साथ पार्किंग तक आ जाओ, कहकर वो हाथ छुड़वाकर वहाँ से निकलता चला गया। ना कोई शिकवा, ना शिकायत, ना ही गुस्सा। इसकी नाराज़गी की नवैयत अलग ही थी। इसका दिल दुख से भरने लगा। आखिर कैसे इसे वो मनाएगी ऐसे, जब वो किसी बात को सुनने के तैयार ही नहीं है। वो सर थाम कर बैठ गई। कुछ ही देर में नॉक करके नर्स आई तो वो इसकी हमराही में पार्किंग तक आई, जहाँ बलाज गाड़ी में पहले से मौजूद था, और हवेली तक का सफ़र खामोशी से तय हुआ। आप इन्हें की नहीं कांड किते की कर इन्हें नहीं सुनाया बलाज नूं। तो हुण बलाज इन्ना सब कुछ जान के भी इन्हें जफियाँ पावे तो इन्हें माफ़ कर देवे। वाह रे सदके, माँ सदके चली जाए। हवेली का कोई भी फ़र्द इस बात से वाकिफ़ नहीं था इनके अगवा के पीछे क्या वजह थी, इसलिए सभी इनकी बाजियाबी पर खुश थे और कदर पुरसकून भी। तहमीना सुल्ताना के बारे में जानकर इन्हें दुख तो हुआ, लेकिन बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, जानकर सब पुरसकून हो गए। घर आकर फलक भी काफ़ी मुतमिन थी। सबकी बेशुमार मोहब्बतें पाकर वो फूले नहीं समा रही थी, जबकि बालाज की नाराज़गी पहले रोज़ की तरह कायम दायम थी। इस वाक़े को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन खौफ था कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब भी वो अक्सर रात में डर जाती। फलक के पास तो बालाज होता था। अनाही रात रात भर जागती रहती। वैसे तो सबकी मोहब्बत तो वजह से वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी,
लेकिन वह आज के रवैये से बेहद परेशान हो चुकी थी। इसने इस दिन के बाद से कोई रब्ता नहीं किया था। इस दिन इसे काफ़ी चोटें आई थी, बस बात से भी लाइलम थी कि वो अपू कैसे है। घर वालों के सामने किसी बात का इजहार नहीं कर सकती थी क्योंकि सभी इनके बीच चल रही नाराज़गी से मुकम्मल तौर पर अनजान थे। इस वक्त भी वो आज को कई कॉल्स कर चुकी थी, जानती थी इस वक्त वो फ्री होगा, लेकिन कई बार कॉल्स जाने के बावजूद इसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की थी, बल्कि अब तो वो इसका नंबर ही ब्लॉक कर चुका था। वो अफसुर्दा सी बैठी थी जब फलक वहीं चली गई। क्या हुआ, उदास क्यों? इसके करीब बैठते इसने इस्तफसार किया। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें मौजूद थी, बस मगरिब की अजान होने ही वाली थी। हाले तो एनू चाहिए अनाया नू फलकता तो पूरा बाइकआउट कर दे, सोशल बाइकआउट। एनू कहे सोशल डिस्टेंसिंग ते रह ते मेरे कमरे च दोबारा बड़ी ना। फिर आ गई उनके जख्मां ते नमक छिड़कन वास्ते, नैश जी। बस दिल उदास सा हो रहा है, इसने लॉन में फैले सब्जे पर नज़र डालते हुए कहा। वही तो पूछा, दिल उदास क्यों है? इसने दोबारा सवाल किया। अनाया की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर इसने कहा, वहाज भाई से बात नहीं हो रही? हाथ में पकड़े मोबाइल को मुसलसल कोई नंबर डायल करते देख इसने पूछा। इसने एक नज़र इसे देखकर आहिस्ता से सर हिला दिया। मेरी भी यही कंडीशन है, 2 हफ्ते हो गए बल आज बिल्कुल बात नहीं करे, मेरे सवालों का जवाब भी हूँ हाँ में देते हैं, फलक ने बताया। यार एक तो फलक का नाम पढ़ के मैंने गुस्सा चढ़ जाता, पता नहीं की है। हमारी गलती भी तो बहुत बड़ी थी ना, किसी पर बिना तस्दीक के बेतबारी की मोहर सबत कर देना, फिर बिना पूछगछ के इतने बड़े कदम उठा लेना कितना गलत है। अब सोचती हूँ तो लगता है कि न जाने क्यों मैंने वहाँ से एक बार भी बात नहीं की, इनसे कोई सवाल क्यों नहीं किया। अगर मैं इनसे सवाल कर लेती तो बेशक वो मुझ पर गुस्सा करते, डांटते, मार भी लेते, लेकिन मैं इस तरह की जलालत से तो बच जाती ना। आंसू टूटकर गालों पर फिसल आए। फलक भी नजर झुकाकर पाँव से ज़मीन पर लकीरें खींचने लगी। सारे करतूत इस नैश औरत किते हुए आ जी भुगत हूँ सारा खानदान रहा, स्पैशली अनाया भुगत रही है। अपनी थोड़ी जी अकल इस्तेमाल कर लेंदी, ना किसी के पीछे लगती तो अज बेइज्जती तो ना होंदी, जलालत तो ना चकनी पैंदी। न जाने कब सब ठीक होगा, फलक ने सर्द आ बढ़ते हुए कहा। लगता है कभी कुछ ठीक नहीं होगा, जितना कुछ ख़राब हो चुका है ये हालात बेहतरी की जानिब जाते नहीं नज़र आ रहे। अनाया नाउमीदी से बोली। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहते, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो, इसने दहल कर इसे टोका। अनाया लब भेज के। आप नहीं जानती वह आज को, वो खुद के साथ हुई ज्यादती कभी भूलते नहीं। याद है आपको, मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था, बचपन में एक बार इनका दिया गिफ्ट खुद काट देने पर इन्होंने शादी के बाद तक भी कोई गिफ्ट नहीं दिया। आपको क्या लगता है वो इस बेइज्जती को फरामोश कर देंगे? जब बात इनके किरदार पर आई हो, इनकी बीवी ने इन्हें बेतबार करार दिया हो। वो गहरे लहजे में बोली। फलक इसे देख कर रह गई थी। चेहरे के जख्म मासूम हो गए थे, लेकिन निशान बाकी थे। इसके मासूम चेहरे पर गहरे दुखों के साए थे। एक बात पूछूं? कुछ देर अजान खामोशी से सुनने के बाद फलक ने सवाल किया। नायने नासमझी से देखा। जी पूछे। तुम तो हाज भाई से नफरत की दावेदार थी, कोई उनसियत और प्यार मोहब्बत का ताल्लुक भी नहीं था, बल्कि जोर ज़बरदस्ती और गुस्से ही दरमियान था। तो फिर ये बेकरारी और बेताबी क्यों? बेशक तुमसे गलती हुई, लेकिन तुम्हारी बेचैनियाँ तो कुछ और ही दास्तान बयान कर रही हैं। कई दिन से इसकी हालत का बगौर जांचते वो गहरा तबसरा कर रही थी। इसकी ज़ात पर अनाया बौखलाई। मैं नमाज़ पढ़ कर आती हूँ, वो घबरा कर बोली और वहाँ से फरार गिरा ली। रुको, मुझे जवाब देकर जाओ। इसका हाथ थाम कर इसके मुकाबिल आती वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। अनाया ने नजरें चुराई। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, वो उंगलियों को चिटकाते लाइलमी से बोली। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा है तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई हो, फलक ने मुतबस्सम होकर कहा। चाहने लगी हो ना वहाज भाई को? इसके चेहरे की बौखलाहट और हिचकिचाहट को देखते इसने इसकी मुश्किल आसान करते पूछा। वह हैरानगी से देखने लगी। नहीं तो मैं क्या नहीं, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा तुम इन्हें चाहती हो, बल्कि बेइंतहा चाहती हो। इसकी बात बीच में काट कर रद्द करते हुए इसने कहा। फलक मैं नहीं जानती, पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या फीलिंग्स है, पर मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मुझे इनके पास आना। फलक प्लीज़, टूटे फूटे अल्फाज में कहती वो एकदम इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इसकी मासूमियत पर फलक को फिर से इस पर प्यार आया। इसका सर सहलाते हुए उसके आंसू अपने कंधे पर मुंतकिल होते महसूस करती रही। बस मेरी जान, रोते नहीं। तुम्हारी मोहब्बत अपने शोहर के लिए, इसमें कोई खोट नहीं। देखना अल्लाह पाक ज़रूर कोई रास्ता बनाएंगे और तुम इनके पास पहुंच जाओगी, या वो तुम्हारे पास चले आएंगे। आखिर वो भी तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, है ना? इसने मुतबस्सम होकर कहते इसके आंसू से तर चेहरा अपने हाथों से साफ किया, जबकि इसके आखिरी अल्फाज ने इसे बेतहाशा चौंकाया था। वो मुझसे कहाँ मोहब्बत करते हैं? इसने पहलू बदल कर आंसू को बहने से रोका। अच्छा, यानी तुम्हें अंदाज़ा नहीं? फलक ने पूछा। इसने नासमझ नज़रों से इन पर टकाई। क्या इन्होंने कभी इजहार नहीं किया? इसने हैरान होकर इस्तफसार किया। नाया ने नफ़ी में सर हिलाया। भला इस तरह का इजहार मोहब्बत इनके दरमियान कब हुआ था? तुम्हें खुद भी कभी अंदाज़ा नहीं हुआ? इसने मज़ीद पूछा। नाया का सर एक पर फिर नफ़ी में हिला। नहीं, जब वो करते ही नहीं तो अंदाज़ा कैसे होगा? हमारा रिश्ता सरासर मजबूरी पर मबनी है, इसने मायूस कुन लहजे में कहा। फलक को इसकी अकल पर मातम करने का दिल किया। बुद्धू, तुमने कभी इनकी आंखों में झांक कर देखा हो तो तुम्हें पता चलता ना कि वो किस कदर चाहते हैं वो तुम्हें।
इनकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत साफ छलकती है, बल्कि इनके तो खफ के गुस्से में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत होती है। कभी गौर किया होता तो तुम्हें पता चलता। ते अन्नी दिए जिन्हें तू पहले गौर कर लेता सी, तो पहले दसन लगे तेरी ज़बान ते छाले पै गए सी। फलक बोलती जा रही थी, वो हैरान होती जा रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है वहाज, और इससे मोहब्बत नामुमकिन। हद है वैसे, मैंने इनकी आंखों में तुम्हारे जलते मोहब्बत के दीप पहचान लिए। तुम जिसको वो चाहते वही इस बात से अनजान है। अमेजिंग। फलक की हैरत बचाती जबकि वो गुंग तासुरात से देखे गई। तो पहले दस दे तेन मौत पैंदी सी, पहले तो तू भी कहनी सी हाँ वह आज भाई लग जाती नहीं दे तो के बाज थे ये थे वो डंगर। मेरे और बालाज के दरमियान मोहब्बत की तो तुम कायल होना, नाराज़गी तो हमारे बीच भी चल रही है। बस बालाज वहाज भाई की तरह गुस्से के तेज़ नहीं है, इसलिए हाथ पकड़कर मुझे यहाँ से चलता नहीं किया, वरना। वो कहते कहते चुप हुई अनाया से देख कर रह गई। चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, वक्त निकला जा रहा है। वक्त का एहसास होता है फलक ने कहा तो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम अंदर की जानिब बढ़ गई। दोनों के दिल दर्द से भरे थे। अपनी अपनी जगह दोनों ही कसूरवार थी और पशेमान भी, लेकिन शायद सज़ा का वक्त बहुत कड़ा था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। बालाज आजकल कुछ लेट ही हॉस्पिटल से वापस आता था और रूम में आने की बजाय नीचे फ्रेश होकर खाना खा लेता और एक लंबी बैठक आगा चांद के साथ लग जाती, जिससे फारिग होकर जब वो ऊपर आता तो शक्ल से इतना थका हुआ होता कि फलक कोई बात ना कर पाती, या वो खुद ही सोने की इतनी जल्दी करता कि वो चाहकर भी खामोश रह जाती। इस वक्त भी वो डिनर के बाद ऊपर अपने रूम में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। आज हर हाल में वो इससे माफ़ी मांग लेना चाहती थी। इसकी मुसलसल खामोशी इसका दिल हौलाए दे रही थी। हर पल डर सा लगा रहता, बेचैनी भी हद से सवा थी। सोचती तो दिल चाहता फ़ौरन से पहले ये मामला हल कर ले, लेकिन फिर हिम्मत ही ना होती कि कुछ कह पाने की। बालाज वो सोचों में गुम बैठी थी जब वो दबे कदमों चलता अंदर आया। इससे पहले वॉशरूम की जानिब बढ़ पाता ज़्यादा वो पुकार उठी। इसने एक नज़र इसे देखा। फ्रेश होना है मुझे। बगैर किसकी सुने वो वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता खाइब हुआ और लब भेज कर रहेगी। कुछ ही देर में वो ट्राउज़र शर्ट में टॉवल से बाल रगड़ता बाहर आया था। धक धक करते दिल से फलक कदम कदम चलती इसके करीब आई। बालाज मुझे आपसे कुछ कहना है। इसके परफ्यूम की जानिब बढ़ते हाथ को देखकर इसने जल्दी से परफ्यूम उठाकर इस पर स्प्रे किया। बालाज ने चपड़े फेंच कर जबत करते इसे देखा। अब भी कहने सुनने को कुछ बचा तुम्हारी नज़र में? वो धीमे लहजे में गरजा था। फलक इसकी कहर बरसाती सुर्ख आंखों में देखकर चौंकी थी, बल्कि सहम कर दूर भी हुई। बालाज प्लीज़ एक बार। क्या कहना है तुम्हें? बोलो अब। और क्या कहना चाहती हो? सब कुछ तो कह चुकी हो, बल्कि ना सिर्फ कह चुकी हो बल्कि कर भी दिखाया। और अब और क्या बचा है? बेहद गुस्से में कहते हुए उसे झिड़क रहा था। फलक के गले में आंसुओं का फंदा सा अटक गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। मुझे माफ़ी मांगनी है आपसे। हाँ अच्छा, तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ और पागल दिखता हूँ कि एक इंसान मुझे चीट करे, मुझे धोखा दे और मैं इसे माफ़ी देता पीऊँ? समझ के रखा तुमने मुझे? वो हवस इसी लहजे में थाड़ा। फलक के आंसू ज़बत खोकर बहने लगे। प्लीज़ बलाज एक बार मुझे माफ़। जस्ट शट अप फलक। वो इतनी ज़ोर से गरजा के फलक के कान कई पल सुन से रह गए। वो डर कर इसे देखने लगी। मैं तुम्हारी कंडीशन की वजह से लिहाज कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब ये नहीं कि तुम हठधर्मी दिखाओ, समझी? मुझे ना ही तुम्हारी माफ़ी चाहिए और ना ही मज़ीद किसी चीज़ की तुमसे उम्मीद है। शुक्र मानो कि अपने बेबी की वजह से तुम्हें बख्श दी है, वरना। पुरिश्तियाल लहजे में कहते कहते वो एकदम खामोश हुआ। फलक ने बेयकीनी से देखा। इस कदर सख्त अल्फाज किसी से उम्मीद नहीं थी। हाँ तेने जुतियाँ दे हार बांधा होर, वरना। बेख्तियार इसके होंठों ने जंबिश की। वो इससे आगे जानना चाहती थी। वरना वही होता जो अनाया के साथ हो रहा है। तुम अच्छे से जानती हो मैं कितना लूज टेम्पर्ड हूँ। खुद के साथ इतने बड़े धोखे पर तुम्हें कत्ल कर देता, ये कम से कम अपनी नज़रों से दूर ज़रूर कर देता। तुम्हें जो छूट मिली है वो इसलिए कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। दांत फेंच कर इसने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ को कदरे कम रखा। फिर भी फलक को इसकी आवाज़ सर पर हथौड़े की मानी लगती महसूस हो रही थी। अनाया के साथ क्या हो रहा है? सब कुछ पसे पुश डालकर इसने ये फिक्र सताने लगी तो इसने नासमझी से देखते इस्तफसार किया। इसे तलाक देने की तैयारी हो रही है। वह आज मजीद इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं है। इसने इसके सर पर धमाका किया। फलक लरस गई। वहाज भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो चीख कर बोली। इसके करीब चली गई। इसे किसी सूरत इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो हक रखता है, और वैसे भी धोखेबाज और फरेबी औरत को कौन मर्द अपने घर में जगह देता है? इसने जहरखंद लहजे में कहते हुए तंज किया, जो फलक साफ महसूस करके भी जहर का घूंट भर गई। आप इन्हें समझाएं ना प्लीज़। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनाया इनकी बीवी। इतनी सी बात पर वो हंसियानी होकर बोली रही थी जब बालाज इसकी बात बीच में काट कर धाड़ा। व्हाट? इतनी सी बात? किसी इंसान की जान निकाल दी तुम दोनों ने। धोखेबाजी की आला मिसालें कायम कर दी, और यही नहीं इस कदर घटिया बातों पर बगैर तस्दीक के मान ले। इसके अलावा हमारे किरदारों को मशकूक करार दे दिया। ये सब छोटी बातें हैं? देखते सही थी, गलते सोन कहती इतनी सी बात।
एक बार तुम लोगों ने नहीं सोचा कि आखिर कब तुम दोनों के हमारे किरदारों में खोट नजर आए, कब हमें बदकिरदारी करते रंगे हाथों पकड़ा है, और कब मुझे या वहाज को जायदाद के लालच में मुबतला पाया। कभी तुमसे कहा कि तुम्हारे नाम जो कुछ है वो मुझे दे दो। कभी इन 6 माह में एक पल भी तुमने मुझे माल और दौलत की हिर्स देखी मुझ में? तो कैसे कि अनजान औरत के कान भरने पर तुम मुझे इस घर को बल्कि इस मुल्क को छोड़ने के प्लान्स बना चुकी थी? कैसे तुम दोनों ने एक गैर औरत पर एतबार कर लिया और हम सबको इतना घटिया तस्वर कर लिया? कैसे? इसके तमाम सवालात फलक को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिराते चले गए कि ज़बान पर लाखों माफ़ी के अल्फाज मौजूद होकर भी अदा नहीं हो पाए थे। चलो तुम तो हो ही अनजान, हम सबसे ना वाकिफ़, जिसे इतना वक्त साथ गुजार कर भी हमारी फितरत का अंदाज़ा नहीं हो सका। वो गहरा तंज करता हुआ बोला, अनाया तो इस घर की पली बड़ी थी, सब कुछ जानती थी और वहाज के पाक किरदार की भी गवाह थी। अगर वो ऐसा होता तो इसका पहला शिकार अनाया ही होती, क्योंकि बद किरदार मर्द ये नहीं देखता कि वो किसके साथ बद किरदारी कर रहा है। आगा जान की बेशुमार मोहब्बतों, मामा के बेजान लाड प्यार, बाबा और चाचू की चाहतों और दादों के पाल पोस कर बड़ा करने का ये सिला इसने ये दिया कि हम सब पर शक किया, हमें बुरा समझा और तो और वहाज के खिलाफ साजिशी कार्रवाई भी कर डाली। जानती हो वो फाइल किस कदर हसास थी जिसे अनाया ने उठाकर तहमीना बेगम को पकड़ा दिया। वो तो शुक्र है वहाज के पास बैकअप मौजूद था और तलाशी के दौरान इसे वो फाइल तहमीना के घर से मिल गई, वरना वहाज का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, तो अब वो भी किसी अच्छाई की उम्मीद ना रखे। वहाज फैसला कर चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। एक एक लफ्ज़ सच था, यकीनन वो दोनों बहुत बुरा कर चुकी थी, लेकिन सज़ा के तौर पर इतना बड़ा जख्म अनाया तो सुनते ही मर जाती। तू ही मर जा सब तो पहले, सारे फसाद दी जाड़ी तू है। मम्मा मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बल्कि गुनाह हुआ है, लेकिन प्लीज़ बालाज मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कोई गलती नहीं करूँगी प्लीज़। बालाज, वो रोते हुए कहकर इसके सीने से लगकर बिलक पड़ी। बालाज लब भेज कर इसके बिलकते वजूद को देखता रहा, फिर मजीद बर्दाश्त न करते बोला, चुप करो फलक, इस तरह तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसने नरमी से खुद से अलग करते हुए गुस्सीले लहजे में ही बोला था, लेकिन वो इतने में भी खुश होगी। लेकिन इसके अगले अल्फाज पर इसकी सारी खुशी मानत पड़ गई। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की सेहत पर मजीद कोई असर पड़े, तुम्हारी मेहरबानी से जितना हो चुका काफ़ी है, अब बेहतर होगा कि तुम ख्याल करो। बेतासुर लहजे में कहता वो अपनी जगह लेटकर लाइट्स ऑफ कर चुका था, जबकि पूरी रात इसकी रब के हजूर गिड़गिड़ाते और दुआएं मांगते बेचैनी में ही गुजरी थी। इसका बस नहीं चल रहा था क्या कर गुजरे। एक दिल किया अनाया को बता दे कि वह आज क्या सोचे बैठा, फिर दिल में आया कि इसे कुछ हो गया, ये सदमे में इसने खुद के साथ कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा। फिर क्या लाया कि घर में सबको मतला कर दे, ये सोच भी रद्द करनी पड़ी कि घर में ये बात पता चलते ही तूफान मच जाएगा। मुख्तलिफ सोचों में घिरी वो पूरी रात अल्लाह से बेहतरी की दुआएं मांगती रही। फजर की नमाज़ पढ़कर कहीं जाकर इसकी आंख लगी थी। आज इसकी आंख काफ़ी लेट खुली थी। वो नीचे पहुंची तो सब नाश्ता कर चुके थे। इसने नाश्ता करने का इरादा मुलतवी किया और लंच करने का सोचती किचन से बाहर निकलने लगी कि तभी फलक वहाँ दाखिल होती नजर आई। आज तुम भी लेट उठी हो? इसने पूछा तो अनाया मुस्कुराती हुई बोली, जी आज लेट होगी, कोई बात नहीं, मैं भी लेट उठी हूँ, आओ नाश्ता करते हैं। इसने कहते किचन में कदम रखा। मैं तो इरादा बदल चुकी थी, सोचा लंच ही कर लूँगी, अनाया ने बताया। मामा ने सख्ती से ताकीद किया कि नाश्ता लाजमी करूँ और तुम्हें भी करवाऊँ। फलक टेबल पर बैठती कोई मुस्कुरा कर बोली, लाजमा इनके सामने नाश्ता रख कर चली गई थी। आपका नाश्ता करना तो ज़रूरी है, इसने इसे छेड़ा। फलक झेंप गई, तुम्हारा भी ज़रूरी है, एक दिन तुम्हें भी इसी कंडीशन से गुजरना है। औरत मजबूत होती है तो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता है। न जाने फातिमा बेगम वहाँ कब आई थी, लेकिन इनकी बात ने इन दोनों को खांसने पर मजबूर कर दिया। वो बुखला गई, दोनों के कमर से हिलाते इन्हें पानी पिलाया। अनाया का चेहरा शर्म और खिफ़्फ़त से सुर्ख था तो फलक किसी सोच के ज़रिए से लब दबा गई। और ये वहाज की कोई खैर खबर है? पहले तो बीवी के बगैर एक पल इसका नहीं गुजरता था। इतने महीनों में एक बार भी तुम्हें मिलने नहीं भेजा और अब 2 से ज़ायद हफ्ते होने को आए, तुम्हें लेने नहीं आया। इन्होंने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। अनाया गड़बड़ाई, कोई जवाब न दे पाई तो नाश्ते में मगन हो गई। जैसे सुना ही ना हो, फातिमा बेगम इससे पहले दोबारा पूछती मुलाजमा के बुलावे पर बाहर निकल गई। फलक ने अफसोस से अनाया के झुके सर और टेबल पर गिरते इसके आंसुओं को देखा और इसके हाथ पर हाथ रखकर हौसला दिया। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक होगा फलक? कल नाना भी मुझसे वहाज के बारे में पूछ रही थी, मैं कब तक इस तरह खामोशी का सहारा लूँगी? वो रंजीदगी से बोली। फलक का दिल मजीद तेज़ धड़कने लगा। वहाज के इरादों से सब वाकिफ़ हो गए तो क्या होगा, वो ये सोच कर ही काम की। अल्लाह पर भरोसा रखो, ये नाश्ता फिनिश करो, तसल्लियाँ में इस लहजे में कहते इसने इसकी तवज्जो आधे पड़े नाश्ते की सिमत करवाई। जैसे वो चंद नवाले जहर मार करके फलक के साथ बाहर लाउंज में आ गई, जहाँ नुसरत बेगम समेत फातिमा बेगम भी मौजूद थी और किसी से महवी गुफ्तगू थी। वो दोनों बिन के करीब आ बैठी। अरे तुम तो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो, कुछ शर्म लिहाज भी होती है? हम कुछ कहते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानियाँ करो। नुसरत बेगम किसी पर बरस रही थी, आगे से न जाने क्या कहा कि वो मजीद बोली, वहाज तुम ज्यादती कर रहे हो हमारे साथ, हमारा भी दिल करता अपने बेटे से मिलने का, इसको गले से लगाने का, लेकिन तुम मौका तो तब ना
और तुम्हारी सेहत भी नासाज थी, न जाने अब भी हमें यूं ही दिलासा दे रहे हो या वाकई ठीक हो। नुसरत बेगम हमस गुस्से करते हुए बोली, जबकि इस दुश्मन जहाँ के नाम पर अनाया की सांसें रुकी थी। दिल एकदम से रफ्तार पकड़ चुका था। यही नहीं, इसकी नासाज तबीयत का सुनकर दिल एकदम उदास सा हो गया। दिल इससे बात करने, इसकी आवाज़ सुनने को मचल सा गया, लेकिन मजबूरी थी, किसी के सामने अपनी बेताबियों का इजहार नहीं कर सकती थी। हाँ ठीक हो, आवाज़ तो इतनी थकी थकी लग रही है, बेटा आ जाओ ना, एक बार तुम्हें देख लूँ तो सुकून हो जाएगा। नुसरत बेगम ने कहा। अनाया बहुत मुश्किल से जब्त किए बैठी थी। यानी तुमने कसम खा लिया मुझ बूढ़ी को तंग करने की, वो रूठेपन से बोली। इसने न जाने क्या कहा था, लेकिन नुसरत बेगम मुस्कुरा दी। ठीक है, पर तुम निपटा लो अपने काम, फिर आ जाना, लेकिन अपनी बीवी से बात करो, इसे समझा दो, हर वक्त उदास उदास रहती है। इन्होंने अचानक इसे बीच में घसीटा। इसकी उदासी को वो कई दिन से नोट करी थी, इसलिए आज वह हाथ से जिक्र किया और मोबाइल इसकी जानिब बढ़ाया। अनाया की धड़कनों ने जैसे उधम मचा दिया। बात करने को मचलता दिल अब सुस्त पड़ने लगा। डर था कि वो सबके सामने कोई ऐसी बात न कह रहे जिससे वो जब्त खो दे। कांपते हाथों से फ़ोन थामते इसने फलक को देखा, जो उसे इशारे से बात करने को कह रही थी। हेलो। कपकपाती आवाज़ में इसने इतना ही कहा कि खटाक से कॉल बंद की गई। टू टू की आवाज़ जैसे इसके जज्बात पर ताज़ियाने करने लगी। बोलो भी बेटा। फातिमा बेगम इसे खामोश शामत देखकर बोलने पर उकसाया। कॉल बंद हो गया शायद। बेकाबू होते आंसुओं को लब काटते हुए इसने कहा, फ़ोन रखती वहाँ से भागने के अंदाज में। इससे क्या हुआ? फातिमा बेगम को हैरत हुई। शौहर की याद आ, क्योंकि मेरी झल्ली इतनी एहसास है। नुसरत बेगम ने सर झटकते कहा। फलक ने मुतमिन देखकर नाय के पीछे गई थी। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? फलक ने इसे अपने रूम की बालकनी में खड़े रोते देखकर इस्तफसार किया। इसके दिल अनजाने डर से धड़क रहा था। कुछ नहीं, इसने आंसू पोंछते हुए बताया। फिर भी कुछ तो कहा होगा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बेचैनी से बोली। इन्होंने बात नहीं की मुझसे, कॉल काट दी। इतना कहते वो मजीद रो दी, जबकि फलक ने दिल पर हाथ रखकर धड़कनों को संभाला। इसे लगा वह आज ने कुछ गलत कह दिया। बस करो यार, इतना मत रो, अल्लाह बेहतर करेगा सब। फिलहाल वो इसे यही तसल्ली दे सकती थी, इसे खुद से लगाते। इसने इसके बाल से हिलाया। अनाया काफ़ी देर रोती रही। बहुत सोच विचार के बाद इसने बिलाखिर इसे कॉल करने का फ़ैसला किया। दिल बेहद डर रहा था। इस तरह बराह रास्त इसने कभी इससे बात नहीं की थी, और इस पर्सनल 3 टॉपिक पर बात करना कदरे अजीब लग रहा था, लेकिन बात करनी भी ज़रूरी थी, तो इसने अल्लाह का नाम लेकर कॉल मिला दी। काफ़ी देर कॉल से आती रही, फिर रिसीव कर ली गई। फलक ने शुक्र का सांस खारिज किया। हेलो। वहाद की सरसराती आवाज़ स्पीकर से उभरी। अस्सलाम वालेकुम वहाद भाई। इससे बात करते हुए इसे काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। इस वाक़े के बाद इतनी शर्मिंदगी थी कि वो किसी से नज़रें मिलाने से भी कतराती थी, और वहाद तो फिर हर एक बात से वाकिफ़ था। काम की बात बोलो, क्यों कॉल की? बगैर इसके सलाम का जवाब दिए इसने तड़क कर कहा। फलक का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, यानी वो भी इससे बेहद नाराज़ था। तो होटल ने जुटियाँ हार पावे हो वहाज भाई, आई एम रियली सॉरी। मुझे मैंने कहा काम की बात बोलो, वरना मुझे बताओ, मैं कॉल रख देता हूँ। इसने सर्द अंदाज में एक बार फिर कहा। फलक लब काटने लगी, आंखें बेख्तियार नम हुई थी। हमेशा प्यार से मुखातिब करने वाले भाई का अचानक इतना सख्त रवैया इसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। भाई आप अनाया को तलाक दे रहे? इसने रोते हुए दिक्कत से पूछा। वह हाथ चौंका, फिर अपने तासुरात नॉर्मल करते बोला, हाँ। यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। फलक दिल थाम कर रह गई। लेकिन क्यों भाई? खुदारा इसे इतनी बड़ी सज़ा मत दे, वो मर जाएगी भाई। इसने इल्तिजाइया कहा। तो मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, इसने बेहद करख्तगी से कहा। फलक की हिचकियाँ बंद गई। फहाज भाई प्लीज़ ये जुल्म ना करे, वो बहुत मासूम है। ये सब मेरी वजह से, मुझे जो मर्ज़ी सजा दे दे, लेकिन इसके साथ ऐसा मत करे प्लीज़। भाई से माफ़ कर दे, वो बहुत परेशान है, प्लीज़। वो इसकी मिन्नत समाजत करने लगी। वह हाथ जैसे बहरा बन गया। सिर्फ यही कहना था, मैं कॉल रखूं? इसने इजाज़त चाहिए। वो तड़प उठी। वहाज भाई प्लीज़ मेरी बात मान लें। वो एक बार फिर मुल्तजी हुई। वो किसी सूरत भी से मना लेना चाहती थी। तुम्हें हमारे बीच आने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा अपने मसले पर ध्यान दो। एक बार फिर इसने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। फलक बात बनते ना देख फूट फूट कर रो दी। वहाज ने सर्द सांस खारिज करते पहलू बदला। फलक क्या बचपना है ये? दांत पीसते हुए इसने सख्ती से पूछा। वहाज भाई प्लीज़, आपको आपकी बहन की कसम, अगर आपने कभी मुझे अपनी बहन माना तो इस बहन की लाज रख लें। खुदारा ये कदम मत उठाए, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी, प्लीज़ वहाज भाई। हिचकियों समेत रोते हुए इसने मिन्नत की। वहाज कई पल खामोश रह गया। आप माने या नहीं, लेकिन सच यही है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अनाया मासूम तो बिला वजह इस सब में फंस गई। प्लीज़ वहाज भाई, आपको मेरी कसम, इतना बड़ा जुल्म मत करें। ठीक है, मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन आइंदा वो कभी मेरी नज़रों के सामने नहीं आनी चाहिए। इसके इतने मिन्नत करने पर काफ़ी देर की खामोशी के बाद इसने कहा और साथ ही कॉल बंद कर दी। फलक के दिल को एक कोना सुकून मिला, जैसे कई मन
बोझ सर से उतर गया। वो रोते हुए भी मुस्कुराई थी, लेकिन इसकी आखिरी बात पर दिल उदास हुआ था। फिर ये सोचकर पुरसुकून होगी कि वक्त के साथ हालात बेहतर होंगे। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता ही चला गया। 2 महीने का वक्त कैसे गुजर गया पता ही न चला, लेकिन दोनों पर ये 2 महीने बहुत भारी गुजरे थे। एक शौहर से जुदाई का बांस काट रही थी, तो दूसरी इसके करीब होकर भी मीलों के फासले पर थी। बालाज ने इससे बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी थी, बल्कि इसकी बातों का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता था। हाँ, ये था कि इसका ख्याल बहुत रखता था। फलक इसकी मोहब्बत में मज़ीद खिरती जा रही थी, जबकि इसे मज़ीद जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इस वक्त भी वो नाश्ते के बाद तबीयत में अजीब सुस्ती महसूस करके कमरे में आ गई। इसकी प्रेगनेंसी को 6 मंथ स्टार्ट हो गया था। तबीयत में बेजारी अब अक्सर रहने लगी थी। अभी वो बेड पर बैठी थी कि बालाज वहाँ आ गया। क्या हुआ? इसे गहरे गहरे सांस लेते देख इसने इसकी नब्ज़ चेक करते हुए फिक्रमंदी से पूछा। फलक की आंखों में नमी चमकने लगी। कुछ नहीं, इसने सर झुकाते हुए आंसू ज़ब्त किए। तो फिर एकदम से वहाँ से क्यों चलिए, और सांस ठीक तरह से क्यों नहीं ले रही? वो मुतफक्कर था। तमाम तर नाराज़गी के बावजूद वो इसका भरपूर ख्याल रखता था। ज़्यादा खा लिया शायद, इस वजह से मतली हो रही थी, इसलिए कमरे में आ गई। लब भेजते हुए जवाब दिया। इस तरह की कंडीशन अक्सर प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में होती है, लेकिन तुम्हारे साथ सब काम उल्टे हो रहे हैं। जो काम शुरू में होने चाहिए वो हुए नहीं, ताकि तुम्हें पता ही चल जाता है इस मुतल्लिक। इस संजीदगी से कहते आखिर में तंजिया का। इतने दिन बाद भी फिर से वही बात दोहराने पर इसके दिल को तकलीफ हुई थी, और ख़ुद पर अफसोस भी कि आखिर इसने क्यों ये सब करके अपने लिए खुद के लिए घड़ा खोदा था। तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम किस मरहले से गुजरी हो? इसने बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर पूछा। फलक को झूठ बोलना अजीब लगा, बल्कि जबकि सच्चाई बयान करना भी सुहाने रू था। मुझे शुरू में अंदाज़ा नहीं, मैं नहीं मान सकता, इम्पॉसिबल। इसने इसकी बात बीच में काटते हुए नफ़ी में चिल्लाते इसकी बात मानने से इनकार किया। फलक इसे देखती रह गई। एक डॉक्टर होगा तुम्हें ये पता नहीं चल सका कि तुम उम्मीद से हो? हा हा हा, अमेजिंग। इसने तमस्कराना कहका लगाया। शादीशुदा लड़की इतनी भी अनजान नहीं होती अपनी हालत से। एक अनपढ़ जाहिल लड़की भी सबकी समझ बूझ रखती है, लेकिन तुम एक समझदार काबिल लड़की और सबसे बढ़कर डॉक्टर होकर ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करोगी और समझोगी कि मैं यकीन कर लूँगा, तो गलत फहमी है तुम्हारी। बेहद गुस्से की हालत में वो गुर्रा रहा था। बलाज मेरा यकीन करे मुझे। अच्छा, अब दोबारा तुम्हारा यकीन करूँ? मसनूई हैरत से कहते वो आखिर में हंसा। और चलो फ़र्ज़ कर भी लें कि ऐसा हो सकता है, तो इसके मतलब बताओ क्या निकलता है? इसके सवाल पर फलक खामोश आंसू बहाते से देखने लगी। इसका मतलब है कि तुमसे तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री छीन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रेगनेंसी या किसी दूसरी बीमारी की तशखीस के लिए इब्तदाई मराहल में तुमसे चेकअप करवाने आ गए, तो तुम्हें तो अंदाज़ा ही नहीं होगा। वो बेचारा या बेचारी तो लाइल्मी की मौत मारे जाएंगे। इससे साबित होता है कि तुम एक नाअहल तरीन डॉक्टर हो। सर्दो सपाट लहजे में कहता वो तमाम तरह हिसाब बेबाक करने का इरादा रखता था। ये वो वाहद चीज़ थी जिस वजह से सबसे ज़्यादा दुख था। बलाज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। रोने के दरमियान तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा करती वो आखिर में इसके सामने हाथ जोड़ गई। बलाज ने गुस्से से पहलू बदला। किस गलती की माफ़ी मांगोगी, और किस बात के लिए माफ़ करूँ मैं तुम्हें? मेरा इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है कि तुम्हें माफ़ कर सकूँ। भिंचे हुए लहजे में कहा गया। वो अपने बंदे हाथों पर चेहरा टकाकर मज़ीद फूट फूट कर रो दी। प्लीज़ बलाज, मुझे सज़ा दे दे, जो दिल चाहे सज़ा दे ले, लेकिन इस तरह मत करें। मैं मज़ीद आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। प्लीज़ मुझ पर रहम करें। मुझे माफ़ कर दें। एक मौका दे दें प्लीज़, सिर्फ़ एक मौका। मैं कसम खाती हूँ आइंदा कभी आपका एतबार नहीं तोड़ूंगी। इसकी इल्तिजाएं रूज पर थी। बलाज संग दिल बना रुख मोड़ गया। वेरी गुड बलाज। बलाज प्लीज़ प्लीज़, बस एक बार। मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसकी बात बीच में ही काटते वो सख्ती से कहकर वहाँ से निकलता चला के पीछे बेतरह रोती रह गई। जी तो गाइज़, यहाँ पे आपकी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ जो फलक और अनाया के साथ हो रहा है, लेकिन अनाया के साथ ज़्यादा बुरी हो रही है। हालांकि फ़लक ये जो ज़्यादा बुरी होना डिज़र्व करती थी फ़लक, लेकिन फ़लक को बहुत सस्ते में छोड़ दिया गया, और लेकिन अनाया के साथ बड़ी पैड़ी हो रही है। तो आपको कैसा लग रहा है नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि आज आपसे नेक्स्ट नावल के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत शेयर करूँ, और इंशाल्लाह जैसे मैंने ये कहा था कि रमज़ान से पहले इसको एंड करेंगे, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही है कल ये वाला नावल अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अपना सफ़र आपका कैसा गुजरा ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह जल्दी हम न्यू सफ़र भी स्टार्ट करेंगे। बाकी रमज़ान मुबारक की तैयारियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की? तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को एडवांस रमज़ान मुबारक। तो अब कल मुझे नहीं पता मैं किस टाइम एपिसोड दे पाती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, और फिर यूनिवर्सिटी से आकर मैं अभी तो फिर जल्दी उठ के आ जाती हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन ना मेरे लिए ना मज़ीद जल्दी करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप दिन में भी कहते हैं कि आप एपिसोड दे दें, हमसे वेट नहीं हो रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, बात ये मेरे पास टाइम ही होता। मैं अभी तबीयत अगर बेहतर भी हो ना, तो मैंने यूनिवर्सिटी जाना हो, तो आपको पता है मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 डेज़ मेरी यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो मॉर्निंग में तो आप लोग भूल ही जाना, मैं घर पे नहीं होती, रिकॉर्डिंग कैसे करूँ?
तो मॉर्निंग में तो एपिसोड कोई आ ही नहीं सकती। तो बाकी ये है कि रात को मेरी यही कोशिश होती है। अब आके मैं आती हूँ कोई 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद मैंने खाना खाया, मैं थोड़ी देर लेटी होंगी बमुश्किल, फिर मैं आकर रिकॉर्डिंग करने बैठ गई। फिर बीच में जलसला आ गया तो वो सारा सिस्टम हो गया। तो अब इसीलिए कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके रिकॉर्डिंग हो जाए। अभी भी इसको ना जब घंटे से ऊपर हो जाए फिर कंपाइलिंग करना पड़ता है, वो आपको पता है उसकी टाइम लग जाता है। अभी भी आपको एपिसोड मिलेगी, लेकिन अभी कुछ मेरे लिसनर्स कह रहे थे अब इसका, मैंने कहा पहले टाइम पे आएगी, तो आगे से वो कहते जी कि इसका मतलब 2 बजे तक मिलेगी एपिसोड। तो जनाब 2 बजे, ये 2-4 दिन से तो मैं 2 बजे नहीं दे रही, क्योंकि जब जिन डेज़ में यूनिवर्सिटी जाना तो उसमें मेरी आंखें इस टाइम बंद हो रही हैं, मेरी ना नींद भी आ रही है, तो इस तरह से वो सिस्टम हुआ पड़ा है। तो इतनी लेट नहीं देती होती, लेकिन जब आपको पता है आपको दे के सोती हूँ, कभी छुट्टी नहीं मारी। जब छुट्टी मारती हूँ तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो इसलिए अभी कोशिश करूँगी कि आपके लिए न्यू नावल ढूंढ के उसकी कोई स्नेक शेयर कर सकूँ आपके साथ, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए ना। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलेंगे इसकी न्यू